इस लड़की से पूछताछ करना किसी साधारण डिटेक्टिव के बस की बात नहीं थी। अच्छा डोरोलेस, कोई और ख़ास बात जो तुम्हें याद आती हो? उसके हाथ किसी कलाकार, किसी आर्टिस्ट की तरह थे और उंगलियां ऐसी कि मानो किसी पेंटर की हों। क्या वो अपने रख रखाव से अमीर लग रहा था? वैसे ऐसा अमीर भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, फिर भी अच्छा खासा खाता पीता तो यकीनन था। हम्म लेपिस्की ने कुछ सोचते हुए कहा, ऑफिसर, मुझे अब देर हो रही है, सो क्या ही बेहतर हो कि आप मुझे जरा जल्दी फारिग कर दें। फारिग? जल्दी? क्यों? वो इसलिए मिस्टर ऑफिसर कि मेरे प्यारे जेमी को, जो पीछे घर पर अकेला है, अब सूसू जाना होगा। तो इसमें आपका क्या रोल है? वो अपना काम, ये काम तो खुद ही करता होगा। लेपिस्की ने शैतानी भरे लहजे से पूछा। जी हाँ, वो अपना सारा काम खुद ही कर लेता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इस प्रक्रिया में पूरे घर में अपने सुसु के निशान छोड़ता फिरे। सो यू नो व्हाट आई मीन? ओह हाँ हाँ हाँ। उसने चंद और सवाल किए जिसका नतीजा सिफर रहा। वो समझ गया कि इस लड़की के पास बताने के लिए कुछ और नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया मिस डोरोलेस। पुलिस डिपार्टमेंट आपके सहयोग की भावना की कदर करता है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शुक्रिया। अब एक आखिरी सवाल के बाद आप फ्री हैं, वो भी पूछ लीजिए। मैं दरअसल जानना चाहता था कि अगर आप कभी उस आदमी से दोबारा मिलें तो क्या सिर्फ उसकी पीठ देखकर उसे पहचान सकेंगी? वो कैसे भला? उसकी चाल से, कदकाठी से। हाँ, ऐसे तो मैं उसे अभी भी पहचान सकती हूँ। पीठ देखकर भी? हाँ, पीठ देखकर भी। उसकी चाल ढाल से, उसके कदकाठी से? हाँ, और उसके हाथ, उसकी पेंटर जैसी उंगलियाँ? मेरा वही मतलब था। हाँ, मैं उसे पहचान सकती हूँ। चाहे फिर उसने, लेपेस्की ने सावधानी भरे स्वर में पूछा, इस बार भले ही वो खास ना भुला सकने वाली जैकेट ना पहने हो। डोरोलेस ने सहमति में सर हिलाया। बहुत बढ़िया मिस डोरोलेस, और अब इस बारे में मेरी एक सलाह है जिसे आप गांठ बांध लें। क्या? मेरी इस मामले में आपको ये जाती राय है कि फ़िलहाल इस मसले पर आप थोड़ा सावधानी बरतें और किसी से भी इसका जिक्र करने से परहेज़ करें। क्यों? ये सिर्फ एक सलाह है मिस डोरोलेस, जिसको देने की वजह मेरी अपने पुलिस महकमे की सालों की सर्विस का तजुर्बा है। मैं जानता हूँ, कभी कभी मुंह से निकली बात दूर तलक चली जाती है और आगे इसके से हालात बिगड़ सकते हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ और इसका ध्यान रखूँगी। शुक्रिया मैडम। लेबिस्की अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आकर शहर में पुलिस महकमे की मदद करी। थैंक यू ऑफिसर, कहकर डोरलेस भी उठ खड़ी हुई, अपने अंग प्रत्यंग लचकाते हुए उठ खड़ी हुई। और मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सकी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ थामे 2-3 बार ऊपर नीचे किए और फिर लड़की पलट कर अपनी फेमस कैटवॉक स्टाइल में ठुमकती सी वहाँ दफ्तर से बाहर निकल गई। उसने आपको क्या बताया? उसके बाहर निकलते ही जैकोबी लपकता सा लेपेस्की के पास पहुंचा और पूछने लगा। $200, कम से कम $200। ये उस लड़की का पता बताने की फ़ीस है? जैकोबी ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये उस लड़की की फ़ीस है। आप पुलिस महकमे में नौकरी करते एक 3rd ग्रेड डिटेक्टिव की माली हैसियत ऐसी नहीं होती कि किसी चालू आइटम पर इतनी मोटी रकम खर्च कर सके। समझे मैक्स? समझ गया। क्या समझे? यही कि इतनी देर से आपने उससे कोई ढंग के सवाल पूछने की जगह उसके धंधे धंधे में उसके खुद के प्राइस टैग के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की है। मैक्स, तुम लाजवाब हो। थैंक यू, लेकिन परफेक्ट नहीं। अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है तुम और बढ़िया बन सकते हो। लेबिस्की ने अपनी दाईं आंख दबाई और मेज़ पर से अपने नोट्स उठाए और अपने पीछे हक्के बक्के जैकोबी को यूं ही खड़ा छोड़कर बाहर चला गया। पैट हैमिल्टन के रात 10 बजे वाले शो को देखकर रेनॉल्ड्स ने उठकर टीवी बंद किया और कुर्सी में ढेल की भांति बैठकर एमिलिया की ओर देखा। हैमिल्टन ने अपने टीवी प्रोग्राम में लू बूंग के कत्ल की डिटेल भी दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो संकी कातिल अभी भी इसी शहर में है, रेनॉल्ड्स ने कहा, और उसके यूं खुलेआम आज़ाद रहते शहर में कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। समझ में नहीं आता कि यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता क्रिस्पिन, एमिलिया पागलों की तरह चिल्लाई। वो ऐसा कर भी सकता है, वो नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आपको थोड़ी ब्रांडी लेना चाहिए। लाओ, एमिलिया ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। रेनॉल्ड्स लड़खड़ाता हुआ लिकर कैबिनेट के पास पहुंचा तो उसे खिड़की से अपना
अपनी गाड़ी चलाकर जाता हुआ क्रिस्पिन दिखाई दे गया। क्रिस्पिन उस वक्त केंड्रिक आर्ट गैलरी जाने के लिए निकला था। वो जा रहा है मैडम, रेनॉल्ड्स ने एमिलिया को बताया। जाओ ऊपर जाकर स्टूडियो में उसके देखो। जी मैडम, रेनॉल्ड्स ने कहा, लेकिन फिर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर स्टूडियो में जाने से पहले उसने अपने कमरे में जाकर स्कॉच का एक 3 गुना पैक खींचा। फिर वहीं कहीं से एक तार का टुकड़ा बरामद किया और ऊपर जाती सीढ़ियों के निचले सिरे पर बने दरवाजे के पास पहुंचा। अगले कुछ पलों की कारीगरी के बाद उसने दरवाजे का ताला खोल लिया और ऊपर जाती सीढ़ियां चढ़ गया। एमिलिया वहीं बैठी इंतज़ार करती रही। उसे यकीन था कि क्रिस्पिन ने ही उसे दूसरी हत्या को भी अंजाम दिया है, लेकिन फिर भी बुझे मन से वो खुद को बहलाने की कोशिश करती रही कि शायद ऐसा ना हो। शायद क्रिस्पिन का उस दूसरी हत्या से कोई संबंध ना हो। एमिलिया, जिसे हमेशा समाज में अपने रुतबे, अपने सम्मान की फिक्र लगी रहती थी, आज ये सोचकर हलकान हो रही थी कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि उसका बेटा वहशी कातिल है तो कौन उससे बोलना पसंद करेगा। आज शाम उसे उस पार्टी में इनवाइट किया गया था जिसे स्पेनिश बे होटल में फ्रांसीसी राजदूत के सम्मान में आयोजित किया जा रहा था। लेकिन अगर किसी तरह ये बात फैल जाती कि वो एक दुर्दांत हत्यारे, एक मैनियाक वहशी कातिल की माँ थी, तो कौन उसे डिनर पर बुलाता। आज वो शहर के बेहद प्रतिष्ठित लोगों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती थी, लेकिन क्या आगे भी यही हालात रहने वाले थे? क्या उसे अपना ऐसा रुतबा खोना नहीं पड़ेगा? इन्हीं ख्यालों में डूबे एमिलिया को आगे अपनी प्रतिष्ठा, अपना रुतबा, अपना रसूख और यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होती दिख रही थी। तभी रेनॉल्ड्स वापस लौटा। एमिलिया ने उसकी ओर देखा तो पाया उसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ा था और चेहरे पर पसीना चूचुहा रहा था। क्या बात है? वो वो एक आदमी का सर पेंट कर रहा है, कटा हुआ, खून में डूबा सर, रेनॉल्ड्स ने निगाहें नीची करके फुसफुसाते हुए कहा। एमिलिया को तेज़ झटका लगा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसकी इकलौती औलाद ही शहर में हुए दूसरे कत्ल के पीछे थी। उसका बेटा बिलाश उस दूसरे कत्ल का भी जिम्मेदार था। रुतबा, रसूख, सब खतरे में था। एमिलिया निढाल सी हो गई और अपनी आंखें मूंद ली। ब्रांडी, उसने रेनॉल्ड्स से कहा। सहमति में सर हिलाता रेनॉल्ड्स लिकर कैबिनेट तक पहुंचा और ड्रिंक बनाने लगा, लेकिन वो खुद इतनी बुरी तरह डरा हुआ था कि ड्रिंक बनाते वक्त उसके कांपते हाथ से गिलास छूटकर नीचे जा गिरा। रेनॉल्ड्स, एमिलिया चीखी। यस मैडम। रेनॉल्ड्स ने एक दूसरे गिलास में ड्रिंक तैयार किया और एमिलिया के पास पहुंचा। एमिलिया ने हाथ आगे बढ़ाकर गिलास थामा और एक ही झटके में उसे गटक लिया। मैडम, रेनॉल्ड ने कुछ कहना चाहा। मुझसे बात मत करो, बस इतना याद रखो कि हम कुछ नहीं जानते। जाओ अपना काम करो। मैडम, वो आगे फिर किसी और का भी कत्ल कर सकता है। इन लोगों की परवाह किसे है? एक वैश्य थी, दूसरा हिप्पी था, एमिलिया चीखी। लेकिन मैडम, हम कुछ नहीं जानते। क्या तुम अब अपनी उम्र के इस मोड़ पर अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो? मुझे घर से बाहर फिकवा देना चाहते हो? हमें इस बखेड़े में कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अपनी बेरोजगारी के खतरे से रेनॉल्ड्स घबरा गया। इस उम्र में उसे दूसरी नौकरी कहीं हासिल नहीं होनी थी और ऊपर से उसे स्कॉच पीने, बेशुमार स्कॉच पीने की बुरी आदत भी थी। मैडम, वो अब कंट्रोल से बाहर और हद से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। हो सकता है कि अपने पागलपन के किसी दौरे पर वो आप पर भी हमला कर दे। रेनॉल्ड्स ने बड़ी चालाकी से अपनी बात कही थी। उसने ये नहीं कहा था कि क्रिस्पिन खुद उस पर भी हमला कर सकता है। क्या बकवास है ये? मैं उसकी माँ हूँ। खामा मत बको और जाकर अपना काम देखो। हम कुछ नहीं जानते, समझे? टेरेल अपने डेस्क पर मौजूद था। सामने बैठे थे हेस, बैगलर और लेपेस्की। चारों कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। हम इस पागल आदमी के निकट पहुँचते जा रहे हैं, टेरेल ने कहा। हमारे लिए महत्वपूर्ण संकेत है चौथी जैकेट। बाकी 3 आदमियों का हुलिया इससे नहीं मिलता है। और लेपेस्की की ओर देखकर पूछा, तुम इस लड़की द्वारा बताई गई बातों से संतुष्ट हो? हाँ सर। तब तो ये वही जैकेट होनी चाहिए जो मिसेस ग्रेग ने साल्वेशन आर्मी को दी थी। हम इसी जैकेट का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन जो आदमी गक्की शूज़ पहनता है वो साल्वेशन आर्मी से पुराने कपड़े क्यों खरीदेगा? वो तो खुद भी जैकेट खरीदने की औकात रखता होगा। हो सकता है उस आदमी ने गक्की शूज़ कहीं से चुरा लिए हों या फिर किसी कपड़े बेचने वाले से बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लिए हों। हैस ने संभावना व्यक्त की। हो सकता है,
टॉम, तुम पुराने कपड़े बेचने वालों को चेक कराओ, और क्या किसी ने गक्की शूज़ बेचे थे, और अगर बेचे थे तो किसको? तभी डस्टी लुकास अंदर दाखिल हुआ और तेजी स्वर में बोला, चीफ चीफ, मैं उन दोनों आदमियों को चेक कर रहा था जो साल्वेशन आर्मी के लिए उपहार स्वरूप कपड़े वगैरह देने वालों के पास जाकर इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और साल्वेशन आर्मी तक पहुंचाते हैं। जोए हैनी नाम के उस ट्रक ड्राइवर को मैं साथ लेकर आया हूँ। वो बाहर बैठा है। उसका बाप सिड हैनी सिकॉम में पुराने कपड़ों की दुकान करता है और वो कबूल कर चुका है कि साल्वेशन आर्मी के कपड़ों में से वो अपने बाप को बेचने के लिए कुछ कपड़े देता रहा है। मैं उससे निपटता हूँ चीफ, हैस उठकर बोला। जोए हैनी बेरियल के दूसरी ओर बैठा था। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष थी। शरीर पतला, दाढ़ी बड़ी हुई, मगर दिखने में चालाक। हैस और लेपेस्की उसके सामने डेस्क पर बैठ गए। तो मुसीबत में फंस सकते हो जोए, उसने हैस ने कहा। मुसीबत में? किस लिए? ये कपड़े आखिर दान दिए हुए तो होते हैं ना। वो कपड़े साल्वेशन आर्मी को दिए जाते हैं। तुम्हें अपने पास रखने का कोई हक नहीं। साल्वेशन आर्मी भी तो उन्हीं लोगों को देती है ना। अगर मैंने कुछ कपड़े अपने बाप को दे दिए तो क्या बुरा कर दिया? तुम कब से ऐसा कर रहे हो? 6 महीने से। जानते हो, साल्वेशन आर्मी के कपड़े चुराने के जुर्म में तुम 3 महीने के लिए अंदर जा सकते हो। तुम मुझ पर चार्ज नहीं लगा सकते। मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ। वो कपड़े साल्वेशन आर्मी की मिल्कियत तब बनते हैं जब मैं उन्हें साल्वेशन आर्मी को डिलीवर कर देता हूँ। नहीं, जब तुम उन्हें ट्रक में लाद लेते हो तब से ही वो साल्वेशन आर्मी की मिल्कियत बन जाते हैं। लेकिन ट्रक मेरा है। मैं अपनी मर्जी से साल्वेशन आर्मी की मदद करता हूँ। अगर पेट्रोल और ट्रक के दूसरे खर्चों के बदले में मैं कुछ कपड़े रख भी लेता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? खैर, छोड़ो इस बात को। हमें गोल्फ बॉल बटनों वाली एक नीली जैकेट की तलाश है। तुम्हें याद है तुमने ऐसी कोई जैकेट अपने पिता को दी थी? नहीं, मैं अपने बाप को कपड़ों का बंडल दे देता हूँ। उसमें से अपने मतलब के छाट कर बाकी वो मुझे लौटा देता है, तो उन्हें आगे मैं साल्वेशन आर्मी को दे देता हूँ। इसके बाप को चेक करो, हैस ने लेपेस्की से कहा। उठ खड़ा हुआ। लेपेस्की अपनी कार में बैठकर सीकॉम की ओर रवाना हो गया। जोए हैनी का बाप भी बेटे के अनुरूप छोटी छोटी आंखों, चूहे जैसी शक्ल वाला काया आदमी था। लेपेस्की ने उसे जैकेट का हवाला देकर पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई जैकेट ना तो उसके पास थी और ना ही कभी उसके हाथों से गुजरी थी। गक्की शूज़ के बारे में भी उसका यही जवाब था। लाख सर पटकने के बावजूद भी लेपेस्की उससे मतलब की जानकारी हासिल नहीं कर सका। अंत में पुलिस की अपनी नौकरी को कोसता हुआ लेपेस्की उसकी दुकान से निकलकर अपनी कार की ओर चल दिया। कार के पास पहुंचकर अचानक उसे याद आया कि करोल के लिए तो एक हैंडबैग भी खरीदना था। वो सोचने लगा, शनिवार के दिन दोपहर के बाद इस समय आखिर हैंडबैग खरीदने जाए कहाँ? लेपेस्की को अगर किसी चीज़ से नफरत थी तो वो शॉपिंग थी। हाय मिस्टर लेपेस्की। लेपेस्की ने पलट कर देखा। सामने कॉरेन स्टरवुड खड़ी थी। सर से पांव तक उसे घूरकर उसने सोचा, छोकरी वाकई गजब की थी। हाय मिस्टर स्टनवर्ड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ एक हमबर्गर लेने आई थी। मेरा बॉस वीकेंड के लिए चला गया है और सारा काम मुझ पर आ पड़ा है, तो ज़रा सोचा कि आज शनिवार को भी मुझे शाम तक खपना ही पड़ेगा। क्या हुआ? मिस ब्रैंडन बाहर गया है? हाँ, उसका ससुर बीमार है ना, उसको देखने गया है। सोमवार तक लौटेगा। आपकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? चल रही है। मिस स्टनवुड, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मेरी परेशानी हल कर सकती हैं। अचानक लेपेस्की के दिमाग में विचार आया। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे पास तो हर समय वक्त ही वक्त है लेपेस्की, उसने पलकें झपकाकर बड़ी अदा से कहा। वो दरअसल मैं अपनी पत्नी को बर्थडे पर देने के लिए एक हैंडबैग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ। कोई दिक्कत नहीं। किस किस्म का हैंडबैग चाहते हो? मैं इन मामलों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मगर मेरी बीवी को आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती। ज़्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं। सवाल ये है कि तुम खर्च कितना करना चाहते हो? $500? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है ये तो, करीब $100। तो फिर पैराडाइज एवेन्यू पर लुसीली की दुकान पर ट्राई करो। उसकी दुकान विश्वसनीय है। वो मुस्कुराई, पलके झपकाते हुए बोली, मुझे हैमबर्गर लेना है, सी यू, और आगे बढ़ गई। लेपेस्की कार लेकर पैराडाइज एवेन्यू जा पहुंचा। लग्जरी आइटम्स वाली दुकानें शनिवार में दोपहर बाद भी खुली रहती थी। फुटपाथ पर लोगों की भीड़ थी। शॉप विंडोज खुली हुई थी। अपनी कार पार्क करके लेपेस्की लंबे एवेन्यू में पैदल चलने लगा। मन ही मन कुड़ते हुए आधा रास्ता पार किया और कैंड्रिक की गैलरी के सामने पहुंच गया।
वांछित दुकान की तलाश में वो प्रत्येक दुकान को गौर से देखता जा रहा था, इसलिए कैंड्रिक की विंडो में लगी क्रिस्पिन की पेंटिंग पर भी उसकी नज़रें पड़ गई। वो तुरंत ठिठक कर रुक गया। पेंटिंग पर नजरें गड़ाते हुए उसके जिस्म में सिरहन सी दौड़ गई। लाल सुर्ख चांद, काला आकाश, संतरी सागर तट। विंडो के पास जाकर उसने फिर गौर से पेंटिंग को देखा। हे भगवान, उस शराबखोर बुढ़िया की भविष्यवाणी! उसे याद आ गया, पिछले साल जब वह हत्यारे की तलाश में था तो उसकी बात सही साबित हुई थी। उसने कहा था कि संतरों में देखो कि वो हत्यारा संतरे बेचता हुआ ही पाया गया था। क्या उसकी बात इस बार भी सही हो सकती थी? फिर उसे डोरोलेस की बात भी याद आ गई, कलाकार के हाथ। क्या इस पेंटिंग को तैयार करने वाला आदमी वही हत्यारा हो सकता था जिसे वो ढूंढ रहा था? वो पल भर के लिए खिंचका, फिर गैलरी में दाखिल हो गया। लुइस उदास था। उसकी नज़रों में कैंड्रिक की जिद बेवकूफ़ाना थी कि शनिवार के दिन दोपहर बाद भी गैलरी को खोला जाए। कैंड्रिक की इस बात को भी वो बेहुदा समझता था कि सारे स्टाफ की तो उस रोज़ छुट्टी रखी जाए, मगर हेड सेल्समैन होने के नाते लुइस का यहाँ रहना ज़रूरी था। इन दोनों कारणों से उदास होने के अलावा वो गुस्से में भी था। ग्रेग की विला में जाकर शराबी बटलर से पेंटिंग लाने के बाद गैलरी में आकर जब उसने ग्रेग की बनाई पेंटिंग के ऊपर से लिपटा कागज़ हटाया तो सचमुच उस पर क्रोध मिश्रित बौखलाहट सवार हो गई थी। हम इसे गैलरी में नहीं लगा सकते, देखो क्या बकवास है ये! लगभग चीखते हुए उसने कैंड्रिक से कहा। कैंड्रिक ने निराश भाव से पेंटिंग का अध्ययन किया और बोला, बहुत एडवांस है। एडवांस? ये कला का अपमान है। इसे गैलरी में लगाना गैलरी की तौहीन होगा। शांति से काम लो लुइस, कैंड्रिक ने उसे झिड़क दिया था। इसे विंडो में लगा दो। मैं इसे डिस्प्ले करने के लिए कह चुका हूँ, इसलिए डिस्प्ले तो करूँगा ही। फिर ये भी मत भूलो, उससे हमें $40,000 लेने हैं। लुइस ने साइड विंडो साफ करके ईजर पर ग्रेग की पेंटिंग लगा दी, फिर अपने डेस्क पर बैठकर गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। जब लेपेस्की गैलरी में दाखिल हुआ तो वो एक मैगजीन द्वारा स्वयं को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लुइस उसे देखते ही सहम गया। वो शहर के प्रत्येक पुलिसमैन को पहचानता था। लेपेस्की तो उसकी नज़रों में बेहद फसादी आदमी था। उसने तुरंत कारपेट के नीचे छुपा एक बटन दबा दिया। कैंड्रिक के डेस्क पर एक लाल बल्ब जलने लगा। वो समझ गया कि बाहर पुलिस मौजूद थी। उसकी गैलरी में कोई अवांछनीय वस्तु नहीं थी, इसलिए डरा तो नहीं, लेकिन उसे ताज्जुब बहुत हुआ। पिछले 6 महीने से पुलिस उसके पास नहीं आई थी। वो कुर्सी से उठा, शीशे के सामने जाकर विग सर पर ठीक से सेट किया, दबे पांव दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला और सुनने लगा। लुइस कुर्सी से उठा, उसकी चूहे जैसी शक्ल पर मुस्कुराहट पुत गई। डिटेक्टिव लेपेस्की, वो कदमों में बिछता हुआ सा बोला, आइए, शायद अपनी खूबसूरत बीवी के लिए किसी उपहार की तलाश है। वाकई सही जगह पर आप आए हैं। ऐसी चीज़ दूंगा कि फड़क उठेंगे आप, और कीमत भी आपके हिसाब से होगी। खास तौर से रियायत दी जाएगी आपको। इस स्वागत से चक्र लेपेस्की पहले तो हिचका, फिर लुइस को पुलिसिया अंदाज से घूरा। मैं जानना चाहता हूँ कि विंडो में लगी लाल चांद वाली पेंटिंग किसने दी है? कैंड्रिक ने सोचा अब उसका वहाँ पर बातचीत में पहुँचना ही उचित था, सो वो भारी कदमों से गैलरी में आ गया। हो, फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव लेपेस्की, कैंड्रिक ने नकली खुशी का इजहार किया। आओ, वेलकम। तुम विंडो में लगी पेंटिंग के बारे में पूछ रहे हो? मैं उस पेंटिंग के पेंटर का नाम जानना चाहता हूँ। पेंटर का नाम? कैंड्रिक ने भौं चढ़ाई और कुछ सोचने का विनय करते हुए कहा, इसे किसने पेंट किया है? ये तो भारी समस्या है डिटेक्टिव लेपेस्की, क्योंकि मैं पेंटर को नहीं जानता। क्या मतलब? लेपेस्की का स्वर ऐसा था जैसे भारी हथौड़ा गिरा हो। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो कोई आर्टिस्ट इसे बेचने के लिए हमारे पास छोड़ गया था। हालांकि पेंटिंग में अपनी अलग खूबी तो है, मगर इसकी कीमत खास नहीं है। मैं इसे सिर्फ $50 में बेच सकता हूँ। दिस इज़ पुलिस बिजनेस। मैं आर्टिस्ट का नाम जानना चाहता हूँ, लेपेस्की ने पैनी आवाज़ से पूछा। मेरी जानकारी के मुताबिक ना तो उसने अपना नाम ही हमें बताया है और ना ही पेंटिंग पर कोई साइन किए हैं। उसने फिर आने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तो वो आया नहीं। पेंटिंग कब देकर गया था तुम्हें? चंद हफ्ते हो गए। तुम्हें कुछ याद है लुइस? नहीं। उस आर्टिस्ट का हुलिया कैसा था? लेपेस्की ने फिर पूछा। हुलिया? एक्चुअली दरअसल मैंने उसे डील नहीं किया था। तुम्हें याद है लुइस? मैंने भी उसे डील नहीं किया। लेपेस्की साफ समझ गया कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे।
फिर वो किससे मिला था? मेरे स्टाफ का कोई आदमी था। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पुलिस बिजनेस है। लेपेस्की स्वयं पर काबू पाकर बोला, हमारे सामने कुछ ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस पेंटिंग के पेंटर का जेनी बेडलर और लू बून की हत्याओं में हाथ है। उन दोनों मृतकों के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। कैंड्रिक को पल भर के लिए दिल की धड़कन रुकती सी प्रतीत हुई। उसने अपने मनोभावों पर काबू पाने की कोशिश की और जिसमें वो पूरी तरह से माहिर था। उसने मात्र अपनी भौं चढ़ाई। ये तुम किस आधार पर कह सकते हो? इस बात को भूलकर उसका हुलिया बताओ। वो आदमी हत्यारा हो सकता है। कैंड्रिक ने क्रिस्पिन ग्रेग के बारे में सोचा। उस पर बाकी अपने $40,000 भी उसे याद आए। मैं अपने स्टाफ से पूछूंगा डिटेक्टिव लेपेस्की, शायद उनमें से किसी को याद हो। आज तो शनिवार की वजह से सब छुट्टी पर गए हैं। लेपेस्की को लगभग पूरा यकीन था कि उसे धता बसाई जा रही है। मैं बताए देता हूँ, वो बोला। हमें जिस आदमी की तलाश है उसके बाल छोटे छोटे हैं, कद करीब 6 फीट और हाथ कलाकारों जैसे हैं। वो आखिरी बार सफ़ेद गोल्फ बॉल बटनों की नीली जैकेट, हल्की नीली पैंट और गक्की शूज़ पहने देखा गया है। हमारे पास सबूत हैं, ये दोनों नृशंसतापूर्ण हत्याएं उसने की हैं। अब मैं आखिरी बार पूछता हूँ, इस पेंटिंग का पेंटर कौन है? कैंड्रिक को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता महसूस हुआ। क्षण मात्र के लिए वह सहम गया और उसका यह सहमना लेपेस्की ने भी साफ नोट किया। कैंड्रिक का खुराफाती दिमाग फौरन सक्रिय हो गया। क्रिस्पिन का वह खौफनाक अंदाज़ा उसे अभी तक याद आ रहा था। क्या वो हत्यारा हो सकता था? अच्छा, मान लो वो हत्यारा था, मान लो कैंड्रिक ने उसे गिरफ्तार करा दिया। तब तब मेरी 40,000 की रकम डूब जाएगी। सुलेमान पेंडेंट दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा। मुझे इसकी गंभीरता का कोई आइडिया नहीं है, वो सर हिलाते हुए बोला। मेरा यकीन करो डिटेक्टिव लेपेस्की, सोमवार को मेरा स्टाफ आएगा, मैं उनसे मालूम करूँगा। बेहतर ये होगा कि सोमवार की सुबह तुम खुद ही आकर उनसे पूछ लो। तुम्हारा स्टाफ कहाँ है? लेपेस्की गुर्राया। अब भला मैं ये कैसे जान सकता हूँ? वीकेंड है, ना मालूम कौन कहाँ गया होगा। सोमवार को यहाँ सब मिल जाएंगे। सुनो, याद रखना, इस आदमी को छुपाने वाले दो हत्याओं में उसका सहयोगी समझा जाएगा। मैं सोमवार सुबह को आऊँगा। लेपेस्की ने गैलरी से बाहर जाते ही कैंड्रिक ने लुइस की ओर देखा। मुझे इस मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना। तुमने बता क्यों नहीं दिया था कि वो दो हत्याओं में सहयोगी है? लुइस चिल्लाया। बता दो? कैंड्रिक ने अपनी विग नोच कर फेंकी। ग्रेग मेरा 40,000 का कर्जदार है। कॉलिन स्टर्नवुड ने आखिर अपना काम निपटा ही लिया। डाक दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और बिजनेस तेजी से फैलने लगा था। केन की सहायता न होने की वजह से शनिवार दोपहर बाद का समय भी उसे रोज़मर्रा की माथापच्ची में गुजारना पड़ा था। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 6:30 बजे थे। उसने सोचा कि उसका बाप अपने बूढ़े दोस्तों के साथ अपनी यार्ड पर था। उसके बाप ने उसे भी वहाँ इनवाइट किया था, मगर उसने बता दिया था कि कैन अपने बीमार ससुर को देखने गया था, इसलिए दफ्तर का सारा काम उसके ही जिम्मे था और इस वजह से उसे फुर्सत नहीं मिल पाएगी। इस बात ने उसके बाप को बहुत प्रभावित किया। अब काम खत्म करने के बाद उसने सिगरेट सुलगाई और बच्चे कुछ वीकेंड के बारे में सोचने लगी। वासना की भूख उसे बुरी तरह सता रही थी। कैन के बाद उसे पुरुष संसर्ग नहीं मिला था और अब वो किसी मर्द की ज़रूरत महसूस कर रही थी। उसे इस बात पर भी खीज आई कि जब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं मिल जाता वो कार नहीं चला सकती थी। उसने तय किया कि बाकी का सारा वीकेंड वो अपने कैबिन में गुजारेगी, लेकिन पहले किसी साथी को ढूंढना था। उसने अपने विभिन्न पुरुष मित्रों के बारे में सोचा, मगर दिक्कत थी कि वो सब पहले से ही बुक होंगे, क्योंकि उसका कोई भी पुरुष मित्र अपने वीकेंड को खाली नहीं रखता था। काफ़ी देर सोचने के बाद एक तरीका सूझा। उसे प्रयोग करने में बुराई भी नज़र नहीं आई। क्यों ना किसी से लिफ्ट मांगी जाए। मुमकिन था कि कोई बढ़िया नौजवान टकरा जाए। उसने यही करने का निश्चय किया। ऑफिस लॉक करके सी व्यू एवेन्यू से होती हुई वो मियामी हाईवे पर आ गई और आम के पेड़ के साए में खड़ी होती आती जाती कारों को देखने लगी। शनिवार की शाम ट्रैफिक की अधिकता के कारण कारें धीरे धीरे गुजर रही थी। बहुत देर खड़ी होने के बाद, ठीक उन क्षणों में जबकि उसका धैर्य टूटने लगा था, उसे एक रॉल्स आती दिखाई दी। इस समय ट्रैफिक जाम हो जाने के कारण रॉल्स ठीक उसके पास आकर रुकी। उसने ड्राइवर का जायज़ा लिया। हल्के सुनहरी बाल, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व। वो बगैर हिचकिचाए कार की ओर बढ़ी और ड्राइवर की ओर आमंत्रण पूर्वक मुस्कुरा दी। मेरे रास्ते क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। क्रिस्पिन ग्रेग ने गौर से उसे देखा। उसके मन में पहला ख्याल आया कि पेंटिंग के लिए ये बढ़िया सब्जेक्ट थी।
फिर उसने देखा कि लड़की की वासना में आंखों में स्पष्ट आमंत्रण था। वो आगे झुका और कार की दूसरी ओर का दरवाज़ा खोल दिया। तुम्हारा रास्ता किधर है? बराबर में आ बैठी कॉलिन ने उससे पूछा। पेड्रस क्रीक। कार लाजवाब है तुम्हारी। पेड्रस क्रीक, वो तो हिप्पी कॉलोनी है। ट्रैफिक के साथ साथ कार आगे बढ़ाता हुआ क्रिप्सन बोला। हाँ, लेकिन तुम तो हिप्पी नहीं हो। कॉलोनी के पास ही मेरा कैबिन है। मेरा नाम कॉरेन स्टर्नवुड है। स्टर्नवुड? इंश्योरेंस के धंधे वाला एक स्टर्नवुड तो मेरे पिता का भी दोस्त था। हाँ, मैं उसी की बेटी हूँ। तुम्हारा पिता क्या नाम है उनका? क्रिप्सन ग्रेग। साइरस ग्रेग मेरे पिता का नाम था। चंद महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तुम उनके बेटे हो? मैं एक बार तुम्हारे पिता से मिली थी। बढ़िया आदमी था। अब बड़ी अजीब बात है। हाँ। क्रिस्पिन ने स्टेयरिंग से एक हाथ हटाकर गले में पड़ा सुलेमान पेंडेंट टटोला। जब से उसने इसे पहना था, बार बार इसे टटोलने की उसे तीव्र इच्छा होती थी। ये ओरिजिनल है? क्या है ये? कॉलिन ने पेंडेंट को देखते हुए पूछा। ऐसे एक चीज़ हाथ में आ गई। मुझे चंद मिनट तक का ज़रा सा काम है। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? क्रिप्सन ने कहा। नहीं, क्या इस वीकेंड में तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, कोई काम ही नहीं मेरे पास। हम दोनों एक जैसे ही हैं, शायद दोनों मिलकर एक दूसरे का खालीपन भर सके, क्रिप्सन बोला। कॉरेन ने उसके इखड़े जिस्म, लंबी टांगों, कलाकार जैसे हाथों और सुंदर चेहरे पर नजरें घुमाई तो जांघों के बीच गर्म खून का तेज प्रवाह अनुभव हुआ। दिल ही दिल में बोली, ज़रूर हम एक दूसरे का खालीपन भर देंगे। और बाहर कहा, वाकई मज़ा रहेगा। क्रिस्पिन ने हाईवे से पैराडाइज एवेन्यू की ओर रॉज घुमा दी। मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, फिर जब तक कहोगी साथ रहूँगा। इस समय शाम के 7:10 हुए थे। पैराडाइज एवेन्यू सुनसान था। सभी लग्जरी शॉप्स बंद हो चुकी थी। क्रिप्सन ने कैंड्रिक की गैलरी के आगे रॉल्स रोक दी। जब से उसने ये पेंटिंग दी थी, उसे इस विख्यात गैलरी में लगा देखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। उसने सोचा क्या पेंटिंग सराही गई होगी। हालांकि शनिवार दोपहर बाद का समय ठीक नहीं था, मगर वो देखना चाहता था कि कैंड्रिक नाम के उस अजीब और बेहुदा आदमी ने उसकी पेंटिंग किस ढंग से डिस्प्ले की थी। पेंटिंग चांदी की पेंट की हुई ईजल पर लगी थी, जहां सूरज की सीधी किरणें उस पर पड़ रही थी। क्रिस्पिन को अत्यधिक गर्व की अनुभूति हुई। ये ओरिजिनल थी, जानदार थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने पेंटिंग की ओर संकेत करते हुए कॉरेन से पूछा। कॉरेन ने बहुत ही विरक्तिपूर्वक पेंटिंग की ओर देखा, फिर उस पर नजरें जमाकर शुद्ध भाव से पूछा, उस चीज़ के बारे में? क्रिस्पिन की मुस्कुराहट स्थिर हो गई। हाँ, वो जो पेंटिंग है। मुझे मॉडर्न आर्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कॉरेन ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए। लेकिन मेरे पास चंद बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं। मेरे बाप के पास तो मॉडर्न आर्ट के महान कलाकारों की ढेरों पेंटिंग्स हैं। क्रिस्पिन की लंबी कलात्मक उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। विंडो में लगी पेंटिंग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसने पैने स्वर में पूछा। ये तो कोई मजाक लगता है, वीकेंड का मजाक, कॉरेन ने जवाब दिया। या तो इसे बनाने वाला या फिर कैंड्रिक खुद ही पागल है। मेरी नज़रों में तो ये किसी बेहुदा बच्चे की बेहुदगी है। तुम ऐसा नहीं समझते क्या? बेहुदा बच्चा? हाँ, या फिर कोई पागल आदमी रहा होगा। क्रिस्पिन की उंगलियां अपने आप ही सुलेमान पेंडेंट को सहलाने लगी। मैं सोचता था कि ये ओरिजिनल थी। क्या तुम सिर्फ यही देखना चाहते थे? वो इस आदमी के साथ कैबिन में पहुंचने के लिए बेताब थी। आओ चलें। क्रिस्पिन हाईवे की ओर कार ड्राइव करने लगा। अगर तुम वाकई अच्छी किस्म की मॉडर्न आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो इस जैसे कूड़े कबाड़ में नहीं, तब तुम्हें कैंड्रिक से मिलना चाहिए। वो पूरा जानकार है इन चीज़ों का। कूड़ा कबाड़? तुम वाकई ऐसा समझती हो? क्रिस्पिन ने उससे पूछा। तुम नहीं समझते क्या? क्रिस्पिन के मन में भयानक प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि कार रोक दे, रूबी का पत्थर दबाकर इस लड़की को चाकू घोंप दे और फिर घोंपते ही चला जाए। लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। तुम वीकेंड के लिए बिल्कुल फ्री हो? तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से नर्म स्वर में पूछा। मेरे कैबिन में चलो, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। तत्पश्चात दोनों मौन हो गए। रॉल्स फिसलती रही। कार यहीं छोड़ दो, थोड़ी देर पैदल चलना होगा, कॉरेन ने कहा। पास के पेड़ों के साय में क्रिस्पिन ने कार रोक दी। कार से उतरकर दोनों कॉरेन के केबिन की ओर चल दिए। क्रिस्पिन ने अच्छी तरह जानने के बावजूद भी कहा, इसी जगह के आसपास कहीं एक लड़की की हत्या हुई थी ना? हाँ, बहुत ही भयानक कांड था।
शाम का धुंधलका फैलने लगा था। नीचे झुके पेड़ों और घनी झाड़ियों के झुरमुटों से घिरी पगडंडी पर लगभग अंधेरा सा गहरा हो गया। इस रास्ते पर तुम्हें डर नहीं लगता? क्रिस्पिन ने उसके पास आकर पेंडेंट टटोलते हुए पूछा। तुम जैसे जवान मर्द के साथ तो डर कैसा? वो खुले स्थान में आ गए। वो देखो, वही है मेरा कैबिन। क्रिस्पिन ने एकांत कैबिन की ओर देखा। बढ़िया जगह है। तुम यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हो? ये हिप्पी तुम्हें परेशान नहीं करते? वो मुझे नोचते हैं और मैं उन्हें निचोड़ती हूँ। कॉर्नर ने कैबिन का ताला खोलते हुए कहा। दोनों कैबिन में दाखिल हो गए। कॉर्नर ने लाइट्स ऑन कर दी और बड़ी खिड़की के पास जाकर पर्दे खींच दिए। क्रिस्पिन ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई और बोला, वेरी नाइस, आई लव इट। कॉर्नर ने उसे गौर से देखा। दमदार आदमी है। उसने सोचा और फिर पूछा, ड्रिंक लोगे? क्रिस्पिन उसके पास आ गया। उसने अपने हाथ धीरे से उसकी बाहों पर रखकर उसे इस प्रकार घुमा दिया कि कॉर्नर की पीठ उसकी ओर हो गई। फिर उसकी उंगलियां हौले हौले कॉर्नर की रीढ़ की हड्डी पर फिसलने लगी। कॉर्नर के शरीर में सिरहंसी हुई। उसने अपने कंधे झुका दिए। उसके समूचे जिस्म में एक तेज़ लहर गुजरने लगी। फील करो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी पसंद का है? क्रिस्पिन की उंगलियां पुनः उसकी गर्दन के पीछे वाले भाग से रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे तक फिसलने लगी। ओह, मज़ा आ गया। क्रिस्पिन ने धीरे से उसे पलंग की ओर धकेला। ठहरो। कॉर्नर ने फटाफट अपने कपड़े उतार फेंके। फिर पलंग पर औंधी लेट गई और हाफती बोली, करो ना, बार बार करते रहो। क्रिस्पिन पलंग पर उसके पास बैठ गया। बाएं हाथ की उंगली को उसकी नंगी पीठ पर फिराने लगा और दाएं हाथ से उसने सुलेमान पेंडेंट गले से निकाल लिया। रूबी दबाते ही चाकू का फल बाहर उछलाया। और करो, करते रहो। कॉर्नर को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर कोई पंख फिसल रहा था। बेहद तेज चाकू की नोक ने उसकी खाल हौले से पूरी लंबाई में काट दी। खून छलक आया, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हुआ था। उस पर कामोन्माद सवार था। गर्दन से रीढ़ की हड्डी के सिरे तक कटी लंबाई को चाकू ने दोबारा और थोड़ा गहरा कर दिया। इस बार और ज़्यादा खून छलका। ओह, फिर करो, करो, वो बोलती गई। अचानक क्रिस्पिन की आंखें चमकने लगीं। होठ गुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खिंच गए। पीठ में कटी हुई लंबाई की गर्दन से नीचे तक चाकू द्वारा और भी गहरा कर दिया। खून तेजी से निकलकर चादर को रंगने लगा। कॉर्नर को एकदम से तेज पीड़ा अनुभव होने लगी। वो सिहर गई। वो तुरंत पीठ के बल पलटी। क्रिस्पिन के चेहरे पर नजर पड़ते ही आंखें डर से फट गईं। वो किसी खौफनाक दरिंदे का चेहरा था। फिर उसके खून से सना चाकू देखा। क्या कर रहे हो? मुझे क्या कर दिया तुमने? सहसा चादर पर फैला खून देखकर उसका मुंह डर से चीख की मुद्रा में खुल गया। तभी क्रिस्पिन ने चाकू का भरपूर वार कर दिया। लुइसी की दुकान से हैंडबैग खरीदकर लेपिस के बाहर निकला। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 6:45 थे। पुराने कपड़े बेचने वाले दूसरे दुकानदारों को चेक करने की अब कोई तुक नहीं थी। अब तक वो सारी दुकानें बंद कर गए होंगे। अपनी कार में बैठकर उसने सिगरेट जलाई और सोचने लगा। शराबखोर बुढ़िया महिता बेल बेसिंगर ने हत्यारे संबंधी जो क्लूज दिए थे वो सच जान पड़ते थे। उसे शुरू में ही समझ जाना चाहिए था कि ये संकेत किसी पेंटिंग की ओर था। मात्र संयोग ही था कि केंड्रिक की विंडो में लगी पेंटिंग पर उसकी नज़र पड़ गई। वो जानता था कि केंड्रिक चोरी की कलाकृतियाँ और अन्य कलात्मक वस्तुओं की खरीद फरोख्त का धंधा भी करता था। वो ये भी समझ रहा था कि पेंटिंग बनाने वाले कलाकार के बारे में केंड्रिक ने झूठ बोला था। जाहिर था वो किसी को छुपा रहा था। लेपिस्की भी भली भांति जानता था कि केंड्रिक किसी ऐरे गैरे को नहीं बल्कि धनवान व्यक्ति को ही छुपाएगा। लेपिस्की ने सिगरेट कार की खिड़की से बाहर उछाल दी। दिक्कत इस बात की थी कि वो उस शराबखोर बुढ़िया या उसके क्लूज के बारे में टिरेल या अपने किसी अन्य सहयोगी को बताकर उनकी नज़रों में उपहास का पात्र बनना नहीं चाहता था। सो इस मामले को उसे खुद ही फॉलो करना होगा। उसने तय किया कि सोमवार की सुबह केंड्रिक की गैलरी में जाकर वो खुद उसके स्टाफ से अच्छी तरह निपटेगा। हेडक्वार्टर्स जाकर उसने टिरेल की सिड हेनी से हुई बातचीत का विवरण दे दिया और फिर कोई और काम ना होने की वजह से घर चला गया। कारोल हैंडबैग देखकर बहुत खुश हो गई। फिर दोनों पति पत्नी खा पी कर सो गए। रात के ठीक 2:30 बजे टेलीफोन की घंटे की चीख ने लेपिस्की को जागने पर मजबूर कर दिया। मन ही मन कुड़ता हुआ वो बिस्तर से उतरा और लिविंग रूम में जाकर रिसीवर उठा लिया। टॉम, फौरन यहाँ आओ। उस हरामजादे ने फिर एक हत्या कर दी है और इस बार शिकार हुई है स्टर्नवुड की लड़की। बैगलर की भारी आवाज़ सुनाई दी और फिर संबंध विच्छेद हो गया। सारी रात भयानक दुस्वप्नों से घिरी रहने के बाद एमिलिया सोकर उठी तो सुबह के 9:45 बज चुके थे।
बेटे संबंधी दुस्वप्नों ने उसकी इस आशंका की पुष्टि कर दी थी कि अगर क्रिस्पिन के हत्यारे होने की बात खुल गई तो उसके दोस्त, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, भावी जीवन सब खत्म हो जाएंगे। बिस्तर के पास मेज़ पर लगा घंटी का बटन दबाकर उसने रेनॉल्ड्स को सचेत कर दिया कि वो जाग चुकी थी। उसे स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत थी। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो देखा कि रेनॉल्ड्स कांपते हाथों से कॉफ़ी डाल रहा था। उसे गौर से देखते ही वो समझ गई कि वो पिए हुए था। रेनॉल्ड्स, तुम बहुत ज़्यादा शराब पीते हो। यस मैडम। नाश्ता भी करेंगी? नहीं, वो कहाँ है? अपने अपार्टमेंट में मैडम। रात वो कहीं भाग गया था? यस मैडम। वापस कब लौटा था? 10 बजे के कुछ देर बाद मैडम। अमेलिया ने कॉफ़ी की चुस्की ली। टीवी ऑन कर दो रेनॉल्ड्स, पैट हैमिल्टन का समय हो गया है। यस मैडम। टीवी स्क्रीन पर पैट हैमिल्टन प्रकट हुआ। बैकग्राउंड में कॉरेन स्टर्नवुड के कैबिन का दृश्य था। कैबिन में पुलिस ऑफिसर्स की भीड़ लगी हुई थी। फिर कॉरेन स्टर्नवुड की फ़ोटो स्क्रीन पर उभरी और फिर पैट हैमिल्टन के शब्द गूंजने लगे, जिससे सुनकर एमिलिया पत्थर के बुत की भांति जड़ बन गई। पागल हत्यारे ने फिर वारदात की। करोड़पति की बेटी कॉरेन स्टर्नवुड की नृशंसतापूर्ण हत्या। 1 हफ्ते से भी कम समय में ये पागल तीसरी हत्या कर चुका है। पुलिस को पूरा यकीन है कि किसी ने हत्यारे को छुपा रखा है। मिस्टर जेफरसन स्टर्नवुड ने अब एक इनाम की घोषणा की है। स्क्रीन पर शान स्टर्नवुड की आकृति उभरी। उसके पत्थर की तरह सख्त व क्रूर चेहरे ने एमिलिया की धड़कनें तेज कर दी। मिस स्टर्नवुड इस हत्यारे को गिरफ्तार कराने वाले को $2 लाख का इनाम देंगे। हैमिल्टन तनिक रुका, फिर दोहराया, $2 लाख। प्राप्त सूचना को गुप्त रखा जाएगा। अगर कोई ठोस प्रमाण सहित बता सकता है कि हत्यारा कौन है तो उसे सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन कर देना होगा। बगैर किसी पूछताछ के टेलीफोनकर्ता को घोषित इनाम दे दिया जाएगा। तत्पश्चात हैमिल्टन स्थानीय समाचार पढ़ने लगा। रोनेल्ड्स ने टीवी सेट बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। $2 लाख। एमिलिया ने सोचा, अगर $10 लाख भी हों तो वो अपनी सोशल लाइफ की कुर्बानी नहीं देगी। $2 लाख। रोनाल्ड सोच रहा था, आज़ादी, कोई सरदर्दी नहीं, इस मोटी बुढ़िया की जी हुजूरी नहीं। बस उसे पुलिस को एक टेलीफोन ही तो करना होगा और $2 लाख उसकी जेब में होंगे। वो एक विला खरीद कर चैन से बाकी ज़िंदगी गुजारेगा और जी भर के स्कॉच पी सकेगा। सहसा उसे आभास हुआ कि एमिलिया उसे घूर रही थी। रेनॉल्ड्स, वो बोली, इस बात का संदेह करते हुए कि वो विश्वासघात की योजना बना रहा था। हमें कुछ भी नहीं कहना है, समझे? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी सोचो, मैं तबाह हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा यकीन है। रोनाल्ड्स ने भावहीन चेहरे से सर झुका लिया। बुढ़िया कितनी बेवकूफ़ थी। क्या ये वाकई समझती थी कि इतनी भारी इनाम के बावजूद भी वो चुप रहेगा? यस मैडम, आप कॉफ़ी लेंगी? नहीं, मैं क्रिस्पिन से बात करूंगी। तुम्हारी तनख्वाह हमें बढ़ानी चाहिए। मेरे वफादार बने रहो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मुझ पर यकीन करिए मैडम, मैं आपका पुराना खदमतदार हूँ। थोड़ी कॉफ़ी और चलेगी? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो फिर मैं ट्रे हटा दूँ? क्या वो उस पर विश्वास कर सकती थी? एमिलिया तय नहीं कर पा रही थी। रेनॉल्ड्स, ट्रे से ही द्वार की ओर बढ़ता रेनॉल्ड्स रुक गया। यस मैडम। आज तुम्हें क्या करना है? आज इतवार है, आपका लंच तैयार करने के बाद थोड़ा घूमने जाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज़ मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। जैसे आपकी मर्जी मैडम। हल्का सा सर झुकाकर वो बाहर निकल गया। शहर के दूसरे कोने पर क्लॉड केंड्रिक ने टीवी सेट ऑफ किया। गैलरी के ऊपर बने अपने अपार्टमेंट के सुसज्जित लिविंग रूम में वो नाश्ता ख़त्म करके बैठा था। वो बहुत अच्छे मूड में था, मगर पैट हैमिल्टन के प्रसारण ने उसका सारा मूड ऑफ कर दिया था। $2 लाख। उसने इस इनाम को हासिल करने की संभावना के बारे में सोचा, मगर अफसोस उसके पास कोई सबूत नहीं था कि क्रिस्पन ग्रेग ही हत्यारा था। वह हैरान था कि लेपेस्की ने ये कैसे कह दिया कि ग्रेग की पेंटिंग का हत्यारे से संबंध था। हालांकि लेपेस्की द्वारा बताया गया हुलिया ग्रेग से मिलता था, लेकिन इस हुलिये के तो और भी हज़ारों व्यक्ति होंगे। मान लो ग्रेग साबित कर दे कि उसका इन हत्याओं से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं था तो? अच्छा, मान लो ये बात खुल जाए कि पुलिस को उसकी सूचना उसने केंड्रिक ने दी थी। चोरी की वस्तुओं की डीलिंग करने वाले उसके सभी ग्राहकों का उस पर विश्वास था। एक बार मुखबिर बनने का मतलब होगा कि हमेशा के लिए मुखबिर बन जाना। इनाम चाहे जितना बड़ा हो, इस बारे में ज़बान न खोलना ही ठीक था। इस संबंध में लुइस डी मार्ने को भी सचेत करने के ख्याल से उसने फ़ोन कर उसे तुरंत अपने पास बुला लिया। क्रिस्पिन ग्रेग ने अपना टीवी सेट ऑफ कर दिया। $2 लाख। उसकी आंखें सुकड़ गईं।
इस हरामजादी कुतिया की हत्या करके उसने सचमुच भयानक भूल की थी, क्योंकि इस बात को जानता कौन था? सिर्फ उसकी माँ और रेनॉल्ड्स। उसकी माँ। उसके लिए तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। लेकिन रेनॉल्ड्स गद्दारी कर सकता था। शराब की अपनी कमजोरी की वजह से उसे इनाम का लालच आ सकता था। क्रिस्पिन कुछ देर तक बैठा सुलेमान पेंडेंट को टटोलता रहा, फिर उठा और दबे पांव सीढ़ियों के धाने पर आ खड़ा हुआ। किचन में सफाई करते रेनॉल्ड्स की आहट उसे सुनाई दी। बगैर कोई आहट किए सीढ़ियाँ तय करते तेजी से चलता हुआ वो रेनॉल्ड्स के कमरे में जा घुसा। खिड़की में लगी सलाखों से संतुष्ट होकर उसने अपने तेज चाकू से टेलीफोन की एक्सटेंशन लाइन का केबल काट दिया। फिर बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके ताले में लटकती चाबी निकाल ली और कॉरिडोर में बने झाड़ू वगैरह रखने के क्लोजेट में घुसकर दरवाज़ा आधा खुला रहने दिया। गूंगी बहरी क्रिस्पी ने भी पैट हैमिल्टन का प्रोग्राम देखा था। हैमिल्टन ने जिन हत्याओं के बारे में बताया था उसकी कोई खबर उसे नहीं थी, लेकिन $2 लाख के इनाम ने उसे ज़रूर प्रभावित किया था। उसके समझ में नहीं आ सका कि इतनी रकम का वो क्या करेगी। इसी ऊहापोह में फंसी वो उठी ताकि अपने लंच के लिए फ्रिज में रख छोड़ी गई चिकन ला सके। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन फ़ौरन ही बंद कर दिया। दरवाजे की झिरी से उसने देखा क्रिस्पिन ने रेनॉल्ड्स के कमरे में दरवाजे से चाबी निकाली और झाड़ू वगैरह रखने के क्लोजेट में जा घुसा। चंद मिनट बाद रेनॉल्ड्स किचन से निकला, अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। क्रिस्सी असमंजसतापूर्वक खड़ी देख रही थी। क्रिस्पिन क्लोजेट से बाहर निकला, रेनॉल्ड्स के दरवाजे के ताले में चाबी फंसाकर घुमा दी, फिर चाबी निकालकर जेब में डाली और अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। रेनॉल्ड्स स्कॉच का बड़ा पैक डालकर बैठ गया। $2 लाख। वो पुलिस को ज़रूर सूचित करेगा। सभी ज़रूरी सबूत उसके पास थे। वो खौफनाक पेंटिंग्स, खून से सने जले कपड़ों की राख, कपड़े जलने के बावजूद भी गोल्फ बॉल बटन अभी भी भट्टी में मौजूद थे। अब वो बैठा क्यों था? पुलिस को खबर क्यों नहीं करता? हैमिल्टन ने कहा था कि प्राप्त सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, लेकिन एक बार इनाम वसूल करने के बाद फिर वो कभी भी इधर का रुख नहीं करेगा। नर्क में जाए मोटी बुढ़िया। विस्की ख़त्म करके वो लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन उठा लिया। हालांकि वो नशे में था, परंतु उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन में डायल टोन नहीं थी। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने स्कॉच का एक और पैक डाला। कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त था। स्वभाव के अनुसार उसने सोचा कि बुढ़िया को लंच में क्या देगा। फिर सोचा कि चंद दिनों की बात थी, $2 लाख हाथ में आने के बाद वो उस बुढ़िया की चिंताओं से फ्री हो जाएगा। वो हंसा। स्कॉच ख़त्म करने वाला करके खाली गिलास फर्श पर गिरा दिया। दोबारा टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाया तो कटा हुआ केबल दिख गया। डर की सर्द लहर उसके जिस्म में गुजर गई। आतंक हावी हो गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलना चाहा तो पता लगा कि बाहर से लॉक्ड था। उसे अंदर बंद किया जा चुका था। आतंकित एमिलिया चर्बी के ढेल के रूम में कुर्सी में फंसी बैठी थी। कॉरेन स्टर्नवुड। अपने पति के साथ कई बार वो स्टर्नवुड के निवास स्थान पर गई थी, शानदार डिनर्स में आमंत्रित अतिथियों की हैसियत से। इन मौक़ों पर कॉरेन को भी उसने देखा था। किस्मत पर यह आखिर कैसा पागलपन था? इस लड़की को ही शिकार बना दिया। स्टर्नवुड उसे पैराडाइज शहर से बाहर निकलवा देगा, उसका जीना दुभर कर देगा। एमिलिया को यकीन होने लगा कि $2 लाख के लालच में रेनॉल्ड्स जाकर ज़रूर गद्दारी करेगा। दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर देखा कि दरवाजे पर क्रिस्पिन खड़ा था। परेशान लग रही हो माँ, उसने कहा और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो सहम गई। क्रिस्पिन एक कुर्सी पर बैठकर सुलेमान पेंडेंट को टटोलने लगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में भी वही समस्या है जो मेरे में है। तुम्हें रेनॉल्ड्स के बगैर अपना काम चलाना होगा, क्योंकि इनाम का लालच उसे गद्दारी करने पर मजबूर कर देगा। एमिलिया ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द होठों तक नहीं आ सके। परेशान मत हो माँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझ पर छोड़ दो। बदकिस्मती से ये हम दोनों के लिए ज़रूरी हो गया है। क्रिस्पिन, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बड़ी कठिनता से बोल पाई। मैं उसकी सदा के लिए छुट्टी करना चाहता हूँ। सदा के लिए छुट्टी? क्या कह रहे हो तुम? बेवकूफ़ी मत दिखाओ माँ, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझती हो। उसके पहने स्वर से एमिलिया सिहर गई। क्रिस्पिन मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। तुम बीमार हो, मेहरबानी करके किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। डॉक्टर रेसिन तुम्हारा इलाज कर सकता है, उसी के पास चले जाओ। वो बूढ़ा मुझे पागल खाने भेज देगा। तब तुम्हारे दोस्त भी तुमसे किनारा कर लेंगे, सोचा है तुमने? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगा। जल्दी ही हम रेनॉल्ड्स की जगह किसी और को रख लेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कटेगी। समझ गई ना? तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी।
क्रिस्पिन ने शुद्ध भाव से रिसीवर उठा लिया। मिस्टर ग्रेग? कौन? क्लॉड कैंड्रिक। आपकी पेंटिंग देख कर पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया था। वो पूछ रहा था ये पेंटिंग किसने बनाई है। पुलिस को मेरी पेंटिंग में क्या दिलचस्पी? उनका विचार है कि इस पेंटिंग को पेंट करने वाला ही वो पागल हत्यारा है जो शहर में हत्याएं कर रहा है। अभी तो मैंने कह दिया कि मैं आर्टिस्ट को नहीं जानता, लेकिन कल फिर आकर वो मुझ पर दबाव डालेंगे। क्या मैं आर्टिस्ट का नाम बता दूं? तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे कैंड्रिक? क्रिस्पिन के चेहरे पर खौफनाक वहशत थी और आवाज़ में घबराहट। अगर तुमने मेरे बारे में बता दिया तो मैं तुम्हारा धंधा चौपट कर दूंगा, कहकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। एमिलिया ने सब कुछ सुना और आंखें बंद कर ली। उसका मोटा जिस्म थर थर काँप रहा था। तो अब पुलिस को भी पता चल गया। $2 लाख के इनाम की घोषणा ने पैराडाइज सिटी हेडक्वार्टर्स को अपार हलचल का केंद्र बना दिया। टेलीफोन स्विच बोर्ड जाम हो गया था। सूचना देने आए लोगों की लंबी कतार बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसमें प्रत्येक उपलब्ध डिटेक्टिव को इस काम पे लगा दिया गया था। 90% लोगों ने जो कुछ बताया उसे उपयोगी सूचना तो क्या, सूचना का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता था। अलबत्ता एक मोटे युवक द्वारा दी गई सूचना को अवश्य लाभदायक कहा जा सकता था। उसके अनुसार कॉरिन शनिवार शाम को करीब 7:15 बजे किसी कार में लिफ्ट लेने के उद्देश्य से हाईवे पर खड़ी थी। इस बात ने टेरेल को सोचने पर विवश कर दिया कि कॉरिन को मनपसंद ड्राइवर द्वारा लिफ्ट मिल गई होगी और बदकिस्मती से वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि यही पागल हत्यारा रहा होगा। शाम 6 बजे तक टेलीफोन कॉल का सिलसिला बंद हो गया और सूचना देने वाले व्यक्ति भी एक एक करके चले गए। कागजों के ढेर के सम्मुख बैठे डिटेक्टिव्स ने थोड़ी राहत महसूस की। इस हंगामे की वजह से उनमें से किसी ने लंच नहीं किया था और सारा दिन कॉफ़ी और सिगरेट पर गुजारा था। टेरेल डिटेक्टिव्स रूम में पहुंचा। ओके दोस्तों, तुम लोग दो दो करके कुछ खाओ पियो, मगर जल्दी लौट आना। इन कागज़ों की जांच अभी बाकी है। टॉम, पहले तुम और मैक्स चले जाओ। रेस्ता में जाकर बीफ बर्गर का ऑर्डर देने के बाद रेबल्स्की ने पूछा, आज कारोल का जन्मदिन है। मैंने उसे शानदार डिनर खिलाने का वादा किया था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गया। लानत है ऐसी नौकरी पर। टॉम, जैकोबी ने कहा, एक बात मुझे रह रह कर खटक रही है। सुनो, 4 गोल्फ बॉल बटन जैकेट्स में से 3 जैकेटों के मालिकों के पास तो एलिबी मौजूद है और चौथी जैकेट का मालिक साइरस ग्रेग था। उसकी बीवी का कहना है कि जैकेट साल्वेशन आर्मी को दे दी गई थी, जबकि साल्वेशन आर्मी वाले कहते हैं कि उनके पास जैकेट नहीं पहुंची। इस बाबत मेरा विचार है कि मान लो मिसेस गैरेग झूठ बोल रही है। जैकोबी ने बर्गर के अजीब से स्वाद पर मुंह सा बनाया, फिर ताज्जुब से जैकोबी की ओर देखा। लेकिन उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? दरअसल एक बात का जिक्र मैंने अपनी रिपोर्ट में तो नहीं किया, जैकोबी बीफ बर्गर चबाता हुआ बोला, मगर अब मुझे ज़रूर याद आ रही है। ग्रेग के कपड़ों के बारे में लेवाइन से पूछताछ करते समय जैकेट संबंधी कोई सूचना उससे नहीं मिल सकी थी, परंतु ग्रेग के परिवार के बारे में उसने ज़रूर बताया था। सिर्फ जैकेट के ही बारे में सोचने की वजह से उस वक्त मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेवाइन के अनुसार मिसेस ग्रेग का सारा ध्यान अपने बेटे पर इस हद तक केंद्रित हो गया था कि वो बेचारी मिस्टर ग्रेग को देखती नहीं थी, उन्हें उपेक्षित कर दिया था। जब मैंने लेवाइन से उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे तो उसने कभी देखा तक नहीं था। तुम्हारा इस बात से क्या आशय है कि मिसेस ग्रेग झूठ बोल रही है? लेपेस्की ने अपना कांटा और छुरा रखकर पूछा। मान लो उसका बेटा हत्यारा है, मान लो जेनी बैंडलर की हत्या करते समय उसने अपने बाप की जैकेट पहनी हुई थी, तो क्या उसकी माँ उसे कवर नहीं करेगी? तुम्हारी बात में दम है मैक्स। अगर हमारे पास उपलब्ध हत्यारे का हुलिया ग्रेग के बेटे से मिलता है तो ज़रूर बात बन सकती है। दिक्कत इस बात की है कि मिसेस ग्रेग के मेयर से घनिष्ठ संबंध है, जैकोबी ने आशंका व्यक्त की। तुम्हें इस बारे में किसी से जिक्र मत करना मैक्स, मैं इससे निपट लूँगा, कहते हुए लेपेस्की उठा। मैं सोच रहा था शायद ये इनाम मुझे ही मिल जाए। टॉम, तुम्हें इनाम मिल जाए? कभी किसी पुलिसमैन को भी इनाम मिलता है? हमें क्या करना है? चीफ को बता दूं इस बारे में? जैकोबी ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए। अभी नहीं, मैं कुछ करूँगा। आओ वापस चलते हैं। क्रिस्पिन के जाने के बाद एमिलिया बैठी बैठी शून्य में ताकने लगी। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। पुलिस को फ़ोन करके बता दे कि उसका बेटा हत्यारा था और एक और हत्या करने वाला था। वो फ़ोन करने लायक मुनासिब हौसला नहीं जुटा सकी। आखिर में उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। रेनॉल्ड्स नकारा शराबी था। उसे अपने रास्ते से हटाने के बाद शायद क्रिस्पिन सामान्य ढंग से रहने लगे और इन भयानक हत्याओं की सरगर्मी भी ख़त्म हो जाए। उसने जानबूझकर इस बारे में नहीं सोचा कि रेनॉल्ड्स की लाश को क्रिस्पिन कैसे ठिकाने लगाएगा। उसे याद आया
केंड्रिक नाम के किसी आदमी ने क्रिस्पिन को फ़ोन किया था और पुलिस की बात कही थी। पुलिस? एमिलिया लड़खड़ाती हुई उठ गई। अब वो एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। वो स्पेनिश बे होटल में जा ठहरेगी और तब वापस लौटेगी जब ये भयानक सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। थके हारे कदमों से वो अपने बेडरूम में पहुंची। सूटकेस में कपड़े वगैरह रखते समय रेनॉल्ड्स याद आ गया। हमेशा वही उसका सामान पैक किया करता था। ठीक उसी समय जब वो सूटकेस बंद कर रही थी, क्रिस्पिन आ पहुंचा। तुम बहुत समझदार हो माँ। कहाँ ठहरोगी? स्पेनिश बे होटल। तुम्हारी टेलीफोन बातचीत मेरे कानों में पड़ गई थी। केंड्रिक नाम का एक आदमी पुलिस के बारे में क्या कह रहा था। आओ माँ, मैं तुम्हारा सूटकेस उठाता हूँ। तुम रॉल्स ले आओ। फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। क्रिस्पिन, मेरे बेटे, मेहरबानी। चलो माँ, मैं तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ और याद रखना, किसी से कुछ नहीं कहना। पराजित और डरी हुई एमिलिया घर से बाहर आ गई। क्रिस्पिन ने रॉल्स की डिग्गी में सूटकेस रख दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैं एक आध दिन बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारे लिए नौकर का इंतज़ाम कर दूँगा। किसी से कुछ मत कहना। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करते समय वो रेनॉल्ड्स के बारे में सोच रही थी। केंड्रिक अपने अपार्टमेंट के बड़े लिविंग रूम में सोचपूर्ण ढंग से चहलकदमी कर रहा था। क्रोध से उफनता कुर्सी पर बैठा लुइस खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। केंड्रिक के अचानक और तुरंत बुलाने के कारण उसे खूबसूरत छोकरे को भी अपने घर से भगाना पड़ा था। मैंने सोचा मिस्टर ग्रेग की स्थिति से अवगत कराना ठीक होगा, केंड्रिक बोला, लेकिन वो बेहद नाराज़ हो गया था। कह रहा था कि अगर मैंने पुलिस को उसका नाम बताया तो वो मेरा धंधा चौपट कर देगा। वो अमीर है, ऐसा कर भी सकता है। उसके दिल में चोर था, वरना ऐसी धमकी देता ही क्यों? लुइस ने जवाब दिया। मुमकिन है वो कुछ छुपाना चाहता हो। खैर, कुछ भी सही, कल जब लेपेस्की आएगा तो हमें उसे कुछ नहीं बताएंगे। $2 लाख के नाम की घोषणा मैं रेडियो पर सुन चुका हूँ। तुम उसे कुछ नहीं समझते? लुइस चीख कर बोला। बेवकूफ़, एक बार पुलिस का मुखबिर बनने का मतलब होता है हमेशा के लिए मुखबिर बन जाना। अगर हमने पुलिस को बता दिया कि बेहुदा पेंटिंग ग्रेग ने बनाई थी तो ये बात ज़रूर फूटेगी और भविष्य में कोई भी आदमी हमसे धंधा नहीं करेगा। तुम पागल हो? लुइस पुनः चीखा। ये नहीं समझते कि लेपेस्की से झूठ बोलने का मतलब होगा एक खूनी, एक कातिल की मदद करना। हम नहीं जानते कि ग्रेग का इन हत्याओं से कोई रिश्ता है भी या नहीं। जब हम लेपेस्की को उसका नाम बताएंगे तो पुलिस ज़रूर ग्रेग से पूछताछ करेगी। ऐसे में ग्रेग समझ जाएगा कि हमने उसका नाम पुलिस को बताया होगा और इंक्वायरी में मान लो पुलिस उसके खिलाफ कुछ सबूत या कुछ साबित नहीं कर पाई तो उस सूरत में ग्रेग वाकई हमारा धंधा चौपट कर देगा। इसलिए अक्ल से काम लो। लेपेस्की को कुछ ना बताने में हमारी भलाई है। मैं अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। लुइस तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और पाँव पटकता हुआ चीखा। जो कुछ करना है तुम्हें करना है और तुम ही लेपेस्की से कह देना। मगर चीखने चिल्लाने की बात और थी और आखिरकार तो लुइस को केंड्रिक की बात माननी ही थी। कैन ब्रैंडन ने देखा कि उसकी पहली सेक्रेटरी मैरी गुडाल ऑफिस के बाहर प्रतिशरत थी। वर्तमान मनःस्थिति में अधेड़ उम्र की मोटी किंतु बेहद कार्यकुशल मैरी उसे भगवान का दिया हुआ कोई उपहार सी लगी। अभिवादन प्रत्याभिवादन के पश्चात कैन ने ऑफिस खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैरी ने बाहरी ऑफिस का निरीक्षण करते हुए पूछा, जज लेसी का क्या हाल है? चमत्कार ही समझो, उनकी हालत में बहुत सुधार है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर वो एहतियात बरतें तो कुछ अर्सा और जी सकते हैं। और बेटी? ठीक है, वो भी कल मेरे साथ ही वापस आ गई। ऑफिस के निरीक्षण के उपरांत उसकी भाव-भंगिमा को लक्ष्य करके कैन बोला, हेड ऑफिस के मुकाबले में ये जगह कबाड़ खाना है, मगर तुम्हें यहाँ पाकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। कल मिस्टर स्टर्नवुड की सेक्रेटरी ने मुझे बताया फ़ोन करके यहाँ पे मुझे काम करना है। जगह भी वैसे तो ठीक ही है। और फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। कितनी भयानक घटना हुई है। बेचारे मिस्टर स्टर्नवुड को अपनी बेटी से बहुत लगाव था। कैन सिहर गया और कॉनिन के डेस्क के पास जाकर वहाँ पड़े खतों और कागजातों को देखने लगा। इस खौफनाक पागल को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ लेना ज़रूरी है। मिस्टर स्टर्नवुड द्वारा घोषित $2 लाख का इनाम ज़रूर रंग लाएगा, मैरी कह रही थी। कॉनिन के भयानक अंत का मात्र विचार भी कैन को असहनीय प्रतीत हो रहा था। मेरा भी यही ख्याल है, उसने धीरे से कहा और खतों तथा कागजात को उठाकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ा। मैं उन्हें देखता हूँ मैरी, तुम फाइल्स वगैरह से यहाँ के काम का आइडिया ले लो। और वो अपने ऑफिस के डेस्क पर आ पहुँचा। इतवार का दिन मनहूस साबित हुआ था। लू बूम की हत्या के बारे में वो पेपर में पढ़ चुका था
और ब्लैकमेलिंग से निजात पा जाने की वजह से राहत भी महसूस हुई थी। लेकिन कॉनिन की हत्या से उसे बहुत बुरी तरह से वो बौखला गया। उसने संवेदना प्रकट करने के लिए स्टर्नवुड को फ़ोन किया, लेकिन स्टर्नवुड की बजाय उसकी सेक्रेटरी से बातें हो सकी थी। सेक्रेटरी ने ही जानकारी दी कि सोमवार से सीकॉम ऑफिस में कॉनिन के स्थान पर मैरी गुडाल काम करेगी। जज लेसी की हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आने के बाद और डॉक्टरों के आश्वासन से संतुष्ट होकर बेटी सहित दोपहर बाद वो प्लेन से वहाँ से रवाना हो गया था। प्लेन में वो और बेटी बराबर बराबर सीटों पर बैठे थे। वही गोल्फ बॉल बटन का रहस्य भी खुल गया था। सिगरेट की तलाश में अपना हैंडबैग में हाथ मारती हुई बेटी हंसी और बटन निकाल दिया। देखो डार्लिंग, करामाती चीज़ की तरह मैं इसे अपने पास रखती हूँ। ये तुम्हारा है। बटन संबंधी सारे हंगामे को याद करके कैन जबरन मुस्कुरा दिया। अब अपने डेस्क पर बैठा वो सोच रहा था कि कॉनन और लू बूम की मौत के बाद भी उसका वैवाहिक जीवन की इस शर्मनाक घटना का भी अंत हो गया था। आइंदा वो ऐसी गलती को कभी नहीं दोहराएगा। उसी वक्त शहर के दूसरे सिरे पर अपनी आर्ट गैलरी में कैंड्रिक लेपेस्की से कह रहा था, मिस्टर लेपेस्की, मेहरबानी करके ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपने क्लाइंट्स को गोपनीय रखना पड़ता है। आप पेंटिंग्स के आर्टिस्ट का नाम मुझसे पूछ रहे हैं। तुम्हारे पुलिस बिजनेस की दृष्टि से ये सवाल है भी ठीक, लेकिन इस कलाकार ने मुझसे अपना नाम गुप्त रखने का वादा लिया था। मुमकिन है तुम्हें ये बात अजीब लगे, मगर बहुत से कलाकार ऐसे ही गुमनाम रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब तुम उसे जानते हो? हाँ मिस्टर लेपेस्की, मैं कलाकार का नाम जानता हूँ। कैंड्रिक थोड़ा आगे झुककर बोला, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि इस कलाकार का वाकई इन हत्याओं से रिश्ता है और तुम्हारे पास इसके विरुद्ध पूरे सबूत हैं, तब मैं यकीनन तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। लेपेस्की ने बेचैनी से पहलू बदला। उस शराबखोर बुढ़िया महिता बेल बेसिंगल के क्लूज, लाल चांद, काला समुंदर, संतरी सागर का तट के बारे में वो उसे और टेलर को कैसे बता सकता था? मिस्टर लेपेस्की, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में चीफ टेलर से बात करो। लेपेस्की की हिचकिचाहट को भाप कर कैंड्रिक बोला, अगर चीफ ज़रूरी समझता है तो मुझसे बातें कर ले, मैं उसे बता दूंगा। ओके कैंड्रिक, लेपेस्की पराजित भाव से उठता हुआ बोला, मुझे ये बात याद रहेगी कि तुमने सूचना देने से मुझे इनकार कर दिया था। और पाँव पटकता हुआ गैलरी से बाहर निकल गया। बाहर खड़ा लुइस सब कुछ सुन रहा था। लेपेस्की के जाते ही वो अंदर दाखिल हुआ। देखा तुमने? कैंड्रिक मुस्कुराकर बोला, ये बेवकूफ़ पुलिसिया ब्लफ मार रहा था। कैन ब्रेंडन को डेस्क पर मौजूद कागजातों से निपटते निपटते 10:30 बज गए थे। अब वो नए क्लाइंट्स को तलाश में जाना चाहता था। वो कुर्सी से उठने ही वाला था कि लेपेस्की ने एकदम से अंदर कदम रखा। हाय मिस्टर ब्रेंडन, मैं तुम्हारी जैकेट वापस देने आया हूँ। वो मित्रवत ढंग से मुस्कुराया। थैंक यू। अब और कोई नया झंझट तो नहीं है? केन जबरन मुस्कुराया। नहीं, डुप्लीकेट बटन जैकेट की जेब में है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें नाहक परेशान होना पड़ा। नेवर माइंड मिस्टर लेपेस्की, अगर बुरा ना मानो तो मुझे अब काम से जाना है। मेरा ख्याल है तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। देर नहीं लगेगी। क्या तुम साइरस ग्रेग के नाम से वाकिफ़ हो? लेपेस्की ने पूछा। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरा क्लाइंट था। चंद माह पहले उसकी मौत हो गई थी। तुमने उसका बीमा किया था? हाँ। तुम उसके बेटे के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, उससे मेरा कभी मतलब नहीं पड़ा। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ। लेपेस्की एक सांस छोड़ते हुए बोला, जिस स्थान पर जेनी बेंड्रल की हत्या हुई थी वहाँ हमें गोल्फ बॉल बटन मिला था। हमने पता लगाया कि उन खास बटनों वाली केवल 4 जैकेट इस शहर में बेची गई थी। तुम्हारी जैकेट समेत 3 जैकेट्स को हम चेक कर चुके हैं और उनके मालिकों से संतुष्ट हैं। चौथी जैकेट का मालिक था मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने हमें बताया कि मिस ग्रेग ने अन्य कपड़ों के साथ वो जैकेट साल्वेशन आर्मी को दे दी है, लेकिन साल्वेशन आर्मी वालों का कहना है कि जैकेट उन्हें दी ही नहीं गई। हमारा ख्याल है कि मिसेस ग्रेग ने हमसे झूठ बोला था और जेनी बेंडल की हत्या की रात उसके बेटे ने अपने बाप की जैकेट पहन रखी थी। हमारे पास उस आदमी का हुलिया है जो उस जैकेट को पहने देखा गया था। वो ऊंचे कद का, सुनहरे बालों वाला था। उसने गकी शूज़ पहन रखे थे। हमारे पास ये भी सूचना है कि उक्त आदमी कलाकार है और नेचुरल पेंटिंग्स को बनाता है। यह आदमी न केवल जेनी बेंडलर बल्कि लू बून और मिस टर्नवुड की हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन इन सारी बातों का मुझसे क्या ताल्लुक? ये सारी बातें अनुमान हैं। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि जिस आदमी की हमें तलाश है वो ग्रेग का बेटा ही है। मिसेस ग्रेग इस शहर की प्रभावशाली औरतों में से एक हैं। मेरे से उनके घनिष्ठ संबंध है।
हम इस बात का सबूत चाहते हैं कि उसका बेटा कलाकार है। वो ऊंचे कद और सुनहरी बालों वाला है और गकी शूज़ पहनता है। अगर हमें ये तथ्य प्राप्त हो जाए तो हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। आप मिसेस ग्रेग के निवास स्थान पर जाकर उनके बेटे से मिल लें। अगर ये काम इतना ही आसान होता तो मैं यहाँ तुम्हारे पास वक्त ज़ाया नहीं करता। दरअसल मिसेस ग्रेग अजीब किस्म की औरत है। मान लो उसके बेटे का इन हत्याओं से कोई रिश्ता नाता ना हो, मान लो वो अपने बेटे से मिलवाने से इनकार कर दे, या फिर पूछ बैठे कि हम उसके बेटे से क्यों मिलना चाहते थे। क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम उस पर दबाव भी नहीं डाल सकते। मिस्टर ब्रैंडन, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर उसके बेटे से मिलो। तुम कह सकते हो कि तुम उसकी बहुमूल्य पेंटिंग्स का बीमा करना चाहते हो। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि वो एक कलाकार है और हमारे पास उपलब्ध हुलिये से मिलता है या नहीं। ये पुलिस का धंधा है, मैं इस बखेड़े में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, केन दृढ़तापूर्वक बोला। देखो मिस्टर ब्रैंडन, मुमकिन है हम गलती पर हों और ग्रेग हत्यारा ना हो। उस सूरत में ग्रेग परिवार का वकील खामोखा हमारी जान को बवाल खड़ा कर देगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ग्रेग को एक निगाह देख लो। अगर वो उस हुलिये से नहीं मिलता तो तुम उसे बीमा पॉलिसी बेच सकते हो, और अगर उसका हुलिया यही है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, मैं इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल रहे हो मिस्टर ब्रैंडन। लेपेस्की ने धूर्ततापूर्वक मुस्कुराते हुए अपना तुरूप का पत्ता फेंका। अगर ग्रेग हत्यारा है और हमारे लिए तुम इसकी शिनाख्त कर देते हो तो मिस्टर स्टनवुड द्वारा घोषित $2 लाख का इनाम पाने के हकदार भी बन जाओगे। $2 लाख? मैं हकदार? मुझे बहका रहे हो? नहीं मिस्टर ब्रैंडन, अगर ग्रेग हत्यारा है और तुम उसे शिनाख्त कर देते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ इनाम तुम्हें ही मिलेगा। $2 लाख। कैन ने उत्तेजना सी महसूस की। वो इस खूबसूरत रकम से खरीदे जा सकने वाली सुख सुविधाओं की मधुर कल्पनाओं में खो सा गया। उस पर नजरें जमाए लेपेस्की देख रहा था कि वो जाल में फंस चुका था। अगर ग्रेग की शिनाख्त करते हुए मुझे वाकई इनाम मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम्हारे प्रमाण ग्रेग को गिरफ्तार करा दें और उस पर हत्या का अभियोग साबित हो जाए। लेपेस्की मुस्कुराया। मैं गारंटी करता हूँ उस सूरत में इनाम तुम्ही को मिलेगा। ओके। $2 लाख के विचार ने उसके दिमाग को चकरघिन्नी बना दिया। क्या करना होगा मुझे? लेपेस्की ने जानबूझकर ब्रैंडन को ये नहीं बताया कि उसका साबका एक खतरनाक हत्यारे से पड़ सकता था। उसे डर था कि खतरे से डर कर कहीं वो पीछे ना हट जाए। अलबत्ता उसकी सुरक्षा के विषय में ज़रूर उसने निश्चय कर लिया। लेपेस्की ने रिसीवर उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर में जैकोबी से संबंध स्थापित किया और उसे तुरंत सीकॉम्ब स्थित ब्रैंडन के ऑफिस में पहुंचने के लिए कह दिया। फिर संबंध विच्छेद करके मुस्कुराया और कैन से बोला, नो प्रॉब्लम, तुम ऐसा करोगे? $2 लाख खर्च करने के विचारों में फंसा कैन लेपेस्की का प्रोग्राम सुनने लगा। जैकोबी सहित अपनी कार में बैठा लेपेस्की एकेशिया ड्राइव की ओर जाती कैन की कार का पीछा कर रहा था। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो चीफ हमारी खाल खिंचवा देगा। तुम्हें पहले चीफ को रिपोर्ट करनी चाहिए थी लेपेस्की, जैकोबी ने चिंतित स्वर में बोला। क्यों मरे जा रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो अगर मैं चीफ को रिपोर्ट देता तो उसने दुनिया भर का फच्चर डाल देना था। अब हम इस केस को निपटा कर ही रहेंगे मैक्स। ब्रैंडन का क्या होगा? मान लो वो मुसीबत में फंस गया, मान लो ग्रेग ही वास्तविक हत्यारा है। हम जानते हैं कि वो पागल है। अगर उसने ब्रैंडन की हत्या कर दी तब उसका क्या हशर होगा? फिक्र मत करो। स्वयं लेपेस्की भी कम चिंतित नहीं था, मगर प्रगट में बोला, हम ब्रैंडन की रक्षा करेंगे, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। क्या तुमने ब्रैंडन को सावधान कर दिया कि वो परेशानी में पड़ सकता था? देखो मैक्स, ब्रैंडन इनाम के चक्कर में हमारे साथ सहयोग कर रहा है, लेपेस्की ने कहा। हालांकि वो जानता था ब्रैंडन को सचेत कर देना चाहिए था। अगर वो ग्रेग की शिनाख्त कर देता है तो $2 लाख पा जाएगा। हाँ, बशर्ते पहले वो मारा ना जाए। वैसे उसे गोल्फ बॉल जैकेट पहनाने का तुम्हारा आइडिया भी कम जोरदार नहीं था, जैकोबी बोला। अगर ग्रेग हत्यारा है तो जैकेट देखते ही उखड़ जाएगा, लेपेस्की ने कहा, वरना जैकेट का उस पर कोई असर नहीं होगा। ये पागल मानसिक दबाव पड़ने पर आसानी से बोल जाते हैं, और फिर $2 लाख हासिल करने के लिए कुछ रिस्क भी तो दरकार होता है ना। तुम्हें ब्रैंडन को सावधान कर देना था लेपेस्की, जैकोबी ने उसे दोबारा बोला। अरे मैंने उसे समझा दिया ना कि वो कोठी के अंदर ना जाए, बस दरवाजे पर खड़ा रहे और हम उसे वॉच करते रहेंगे, लेपेस्की ने बेचैनी से पहलू बदला। अब तक वे एकेशिया ड्राइव पहुंच चुके थे और योजना के अनुसार ग्रेग की कोठी से करीब 100 गज पहले कैन ने कार रोक दी। आओ चलें,
लेपेस्की ने कहा और जैकोबी सहित अपनी कार से उतरकर कैन की ओर बढ़ गया। जाओ मिस्टर कैन, उसकी कार की खिड़की से झांककर लेपेस्की बोला। याद रखना, तुम्हें कोठी के अंदर नहीं जाना है। बटलर से कहना तुम मिस्टर ग्रेग से बस 2 बातें करना चाहते हो। अगर वो तुम्हें अंदर आने के लिए कहे तो बता देना तुम्हारी कार गलत जगह पर पार्क्ड है, इसलिए 1 मिनट से वो ज़्यादा मैं समय यहाँ नहीं दे सकता। तुम्हें सिर्फ गौर से ग्रेग को देखना भर है। ओके, अंदर नहीं जाना। स्टीयरिंग पर रखे कैन के हाथों में कपकपाहट थी। ग्रेग खतरनाक साबित हो सकता है, उसने फंसे स्वर में पूछा। तुम क्यों घबरा रहे हो? बस दरवाजे पे ही खड़े रहना और हमें दिखाई देते रहो। मान लो अगर मुझे अंदर जाना पड़ गया तो? तुम अंदर नहीं जाओगे। अगर ग्रेग वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है तो अपनी माँ और बटलर की मौजूदगी में वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम्हें $2 लाख हासिल करने हैं ना? कार की खिड़की में हाथ डालकर उसने कैन का कंधा थपथपाया। फिक्र मत करो मिस्टर ब्रैंडन, हम ठीक तुम्हारे पीछे रहेंगे। कैन हिचकिचाया, फिर इनाम के बारे में सोचा और विवशतापूर्वक मुस्कुरा दिया। ओके, मैं जा रहा हूँ। वो ग्रेग की कोठी की ओर कार ड्राइव करने लगा। ड्राइविंग मिरर में लेपेस्की और जैकोबी पैदल ही कार के पीछे आते दिखाई दिए। न चाहने के बावजूद भी लेपेस्की के आग्रह पर उसे गोल्फ बॉल जैकेट पहननी पड़ी थी। कोठी के बाहर कार पार्क करके वो नीचे उतरा और धीरे धीरे ड्राइववे की ओर चल दिया। उसने पीछे नज़र डाली। दोनों डिटेक्टिव अंदर आकर फूलों की झाड़ के पीछे छुपते दिखाई दिए थे। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर उसका हौसला जुटाते हुए उसने डोर बेल बटन पुश कर दिया। अंदर कहीं घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दी। गर्म धूप में खड़ा वह धड़कते दिल से प्रतीक्षा करने लगा। अंदर से किसी हलचल का आभास ना पाकर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने पीछे देखा लेकिन डिटेक्टिव नज़र नहीं आए। डरते डरते उसने दोबारा घंटी का बटन दबा दिया। घंटी की आवाज़ के अलावा पूरी कोठी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसने रुमाल निकालकर चेहरे से पसीना पोंछा और राहत महसूस करते हुए सोचा कि शायद घर पर कोई नहीं था। वो निराश हो गया। $2 लाख का सपना टूटने लगा। इंतज़ार से उबने के बाद ठीक उस वक्त जबकि वो पलट कर अपनी कार की तरफ लौट रहा था, दरवाज़ा खुला। फूलों की बाड़ के पीछे छुपे लेपेस्की और जैकोबी ने कैन को सीढ़ियों से उतरते फिर रुक कर मुड़ते देखा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुल गया था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। कैन मुड़कर वापस ऊपरी सीढ़ी पर जा रहा था और उसकी चौड़ी पीठ ही उन्हें नजर आ रही थी। कैन को सबसे पहले पॉलिश से चमकते 2 दग्गा की जूते दिखाई दिए। फिर निगाहें ऊपर उठाई। सामने ऊंचे कद और सुनहरी बालों वाला एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊंचा कद, सुनहरी बाल, गकी शूज़। इस आदमी की तो पुलिस को तलाश थी। कैन का मुंह सूख गया। उसके अंतर्मन ने चेतावनी दी कि पलट कर भाग खड़ा हो, लेकिन वो हैरान सा खड़ा रह गया, सम्मोहित सा। कहिए, क्रिप्सिन ने नम्रतापूर्वक कहा। तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। आप मिस्टर ग्रेग हैं? कैन ने स्वयं को संयत करते हुए पूछा। जैकेट तो बहुत बढ़िया पहन रखी है तुमने। मेरे पिता के पास भी ऐसी जैकेट थी। खैर, क्या चाहते हो? मैंने खामख़ा आपको डिस्टर्ब कर दिया। अब नहीं, सॉरी, अब फिर कभी नहीं आऊँगा। और उसने अपने सूखे होठों पर ज़बान फैलाई, एक कदम पीछे हटा और ठटक गया। क्रिस्पिन के हाथों में पिस्तौल थी जिसका रुख सीधा उसी की ओर था। अगर मरना नहीं चाहते तो अंदर आ जाओ, क्रिस्पिन चुपती आवाज़ में बोला, थोड़ा पीछे हट गया। डरा हुआ कैन छुपकर वॉच करते दोनों डिटेक्टिव और कोठी में दाखिल ना होने की चेतावनी के बारे में सोचा, मगर पिस्तौल के सामने वो आदेश पालन करने के लिए विवश था। भारी कदमों से लॉबी में दाखिल हो गया। समझदार आदमी हो। अब दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दो, क्रिस्पिन ने कहा। कैन ने धड़कते दिल से बाहर नज़र दौड़ाई, मगर दोनों डिटेक्टिव में से कोई भी नज़र नहीं आया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कांपते हाथों से ऊपर नीचे की मोटी सिटकनियाँ भी चढ़ा दी। और अब सीढ़ियाँ चढ़ो, क्रिस्पिन ने आदेश दिया। कांपती टांगों को सहारा देने के लिए कैन बैनिस्टर थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। क्रिस्पिन पीछे था। दाएं और मुड़कर अंदर चले जाओ। कैन क्रिस्पिन के विलासपूर्ण लिविंग रूम में आ गया। बैठो। क्रिस्पिन ने पिस्तौल से एक कुर्सी की ओर संकेत किया। कैन बैठ गया, पसीने से तर अपने हाथ घुटनों पर रख दिए। पिस्तौल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्रिस्पिन डेस्क के सिरे से सटका बोला। दरअसल मुझे किडनैप किए जाने का डर रहता है, इसलिए सावधानी बरतता हूँ। कौन हो तुम? इस दौलतमंद शख्स की आशंका कैन को ठीक ही लगी। वो मेरा नाम ब्रैंडन है। स्वयं को सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए वो बोला। मैं पैराडाइज सिटी इंश्योरेंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तुम्हारे पास ये सोचकर आया हूँ कि शायद आप अपनी पेंटिंग्स का बीमा करवाना चाहेंगे। आप मेरा यकीन करें मिस्टर ग्रेग, मैं एकदम हानि रहित इंसान हूँ।
मेरी पेंटिंग्स का बीमा करने? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ? क्या केंड्रिक ने तुम्हें बताया? कैंग फिर से घबरा गया। लेपेस्की ने उससे कहा कि ग्रेग के पेंटर होने की पुष्टि कर ले। क्रिस्पिन के इन शब्दों ने लेपेस्की द्वारा बताए गए हुलिये से हूबहू मिलते उस आदमी के पागल हत्यारा होने की बात सत्य सिद्ध कर दे रही थी। कैंग को अपने चेहरे से खून निचोड़ता महसूस हुआ। उस पर नजरें जमाए क्रिस्पिन ने फिर पूछा, क्या तुम्हें केंड्रिक ने बताया था? केंड्रिक से कैंग के व्यापारिक संबंध थे। उसने केंड्रिक की कुछ कलाकृतियों का बीमा किया था। हाँ, केंड्रिक ने बताया कि आपके पास बहुमूल्य पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स वाकई बेशकीमती हैं। माफ़ करना मिस्टर ब्रेंडन, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहूँगा। आजकल अजनबी अतिथि खतरनाक हो सकते हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मिस्टर ग्रेग, आप अपनी पेंटिंग्स का बीमा करवाना चाहेंगे? क्या उनका मूल्यांकन किया जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप मुझे उनका मूल्य बता दीजिए, हम उतना ही स्वीकार कर लेंगे। शायद तुम मेरी कुछ पेंटिंग्स देखना चाहोगे? क्रिस्पिन ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ सर। मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अब कैंग किसी भी तरह इस कोठी से निकल जाना चाहता था। आप अपनी पेंटिंग्स की कोई कीमत अंदाज़न मुझे बता दीजिए, मैं प्रीमियम की कोटेशन भेज दूँगा। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्रिस्पिन बोला। मैं एक ख़ास किस्म की पेंटिंग बना रहा हूँ और मुझे लगता है तुम उसे देखना चाहोगे। कैंग को घूरते समय उसकी उंगलियां सुलेमान पेंडेंट को टटोलने लगी। वो मुस्कुरा कर रह गया। एक्चुअली मुझे किसी से मिलने जाना है। मैं फिर कभी देख लूँगा मिस्टर ग्रेग, मैं कल आ जाऊँगा। फ़िलहाल आप मुझे अपनी पेंटिंग्स की कीमत बता दीजिए, मैं कोटेशन दे दूँगा। जो ही कैन ने दरवाज़ा खोला, क्रिस्पिन की आंखों में अचानक ही वहशत भरी खौफनाक चमक दौड़ गई। फूल की बाड़ के पीछे जैकोबी सहित छुपे लेपेस्की ने कैंग को कोठी में दाखिल होते हुए देखा। बेवकूफ़, अंदर चला गया। मैंने उसे बाहर ही ठहरने के लिए कहा था। अब क्या किया जाए लेपेस्की? जैकोबी ने बोला। बिल्कुल घामड़ है ये आदमी। मैंने कहा था हरगिज़ भी अंदर नहीं जाना। दोनों डिटेक्टिव के देखते ही देखते विला का दरवाज़ा बंद हो गया। अब क्या किया जाए? हम क्या कर सकते हैं? दरवाज़ा खोलने वाली मिसेस ग्रेग हूँ, इसलिए ब्रेंडन को भीतर जाना पड़ा हो शायद। मान लो दरवाज़ा खोलने वाला खुद ग्रेग ही था। बेहतर होगा कि हम कुछ करें, जैकोबी आशंकित स्वर में बोला। मुझे लगता है कि मामला गड़बड़ाने वाला है। शायद ग्रेग कातिल ना हो, लेपेस्की धीरे स्वर में बोला। शायद ब्रेंडन चंद मिनट बाद खुद ही बाहर आ जाए। इस बीच अगर हमने अपनी टांग अड़ा दी, हासिल तो कुछ नहीं होगा, बल्कि मुसीबत गले पड़ सकती है। अगर ग्रेग ही कातिल हो, अगर उसने ब्रेंडन का खून कर दिया हो, बेहतर होगा कि हम दोनों कुछ करें। लेपेस्की तंग खड़ा हो गया। मैं से निपटता हूँ, तुम यहीं ठहरो। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फायर कर दूंगा। तुम फ़ौरन अंदर आ जाना, ओके? लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं कहूँगा कि दोबारा गोल्फ बॉल जैकेट के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, लेपेस्की ने कहा और जैकोबी को वहीं छोड़कर तेज़ी से लॉन पार करके विला के दरवाजे पर पहुँच गया। रिवॉल्वर वापस हॉल्स्टर में डालकर उसने डोरबेल बटन पुश किया। ज्यों ही क्रिस्पिन आंखों में वहशत भरी खौफनाक चमक सहित कैंग की ओर बढ़ रहा था, उसके डेस्क पर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वो तुरंत ठिठक गया। दरवाजे से दूर पड़ी कुर्सी की ओर संकेत किया। जरा देर के लिए उधर बैठो मिस्टर ब्रेंडन। उसकी आवाज़ के पैनेपन और चेहरे पर व्याप्त भावों ने अब तक पूरी तरह से भयभीत हो चुके कैंग को दोबारा बैठने पर विवश कर दिया। कैन पर निगाहें जमाए क्रिस्पिन डेस्क के पास पहुंचा। यस, कौन? सार्जेंट बेगलर फ्रॉम सिटी पुलिस। इज इट मिस्टर ग्रेग? कैन पर नज़र जमाए क्रिस्पिन का चेहरा घुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खिंच गया। यस, व्हाट इज़ इट? मिस्टर ग्रेग, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें फ़ौरन पैराडाइज सिटी हॉस्पिटल पहुँचना है। मेरी माँ का एक्सीडेंट? हाँ, कार उससे बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। क्या उसे ज़्यादा चोट आई है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अस्पताल पहुँचते ही मर गई। क्रिस्पिन के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। उसके जिस्म पे सर्द लहर दौड़ गई। थैंक यू। कृपया मेरे अटॉर्नी मिस्टर लेविसन को सूचित कर दीजिए, वो सारी आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे। और उसने फ़ोन रख दिया। कैंग के मुखातिब होकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मुझे अभी अभी एक शानदार खबर मिली है। मेरी माँ कार एक्सीडेंट में मर गई। आखिरकार मैं उससे आज़ाद हो गया। मिस्टर ग्रेग, मैं अब चलता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी आर्ट देखनी होगी। कि तुम मिस कॉरेन स्टर्नवुड को जानते थे? कैन ने धीरे से सहमति दी। मैं उसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। अभी सिर्फ स्केच ही बना है, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। कैन के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था कि बाहर निकले और इस पागल से दूर भाग जाए।
मैं माफ़ी चाहूँगा मिस्टर ग्रेग, मुझे फ़ौरन किसी ज़रूरी काम से जाना है। क्रिस्पिन के चेहरे पर पेशाचिक मुस्कान पुत गई। मैं तुमसे नाराज़ होना नहीं चाहता मिस्टर ब्रैंडन, और जो लोग मुझे नाराज़ कर देते हैं उनसे मैं बहुत बुरी तरह पेश आता हूँ। उसने कमरे के आखिरी सिरे पर बने दरवाजे की ओर हाथ से संकेत किया। अहेड प्लीज़। कैन अच्छी तरह समझ चुका था कि वो भयानक खतरे में था। संकेत किए गए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए विला में कहीं गूंजती डोरबेल की आवाज़ उसने सुनी। ठिठक कर फौरन क्रिस्पिन पर नज़र डाली। लेपेस्की, काश ये वही हो, कैन ने सोचा। अब ये कौन हो सकता है? खैर कोई भी सही, वो अंदर नहीं आ सकेगा। तुमने सिटकनी ठीक से लगा दी थी ना मिस्टर ब्रैंडन? चलो अब तुम्हें मैं उस घटिया वैश्या का स्केच दिखाना चाहता हूँ। वो घटिया किस्म की वैश्या थी ना? उसने गौर से कैन को देखा। डोरबेल पुनः बजी। जो कुछ मैं कहता हूँ वही करो। कैन को हिचकिचाहट में पड़ा देखकर क्रिस्पिन को डराया। क्रिस्पिन के चेहरे पर व्याप्त पैशाचिकता से कांपते हुए कैन ने दरवाज़ा खोला और स्टूडियो में आ गया। बाहर विला के दरवाजे पर खड़ा लेपेस्की घंटी के जवाब में किसी को ना आता पाकर तनिक घबरा गया। उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों की खिड़कियों पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। दरवाजे को खुलता ना देखकर जैकोबी भी फूलों की बाड़ के पीछे से निकला और लेपेस्की के पास आ गया। कोई आ ही नहीं रहा है, दरवाज़ा तोड़ दें? बगैर सर्च वारंट के हम ऐसा नहीं कर सकते। लेपेस्की ने फिर घंटी बजा दी। अचानक दरवाज़ा खुला और उनके सामने ऊंचे कद की एक निगरो औरत प्रकट हुई। वो इतनी डरी हुई थी कि डर के मारे उसकी आंखें फटी जा रही थी। मुंह पर हाथ रखकर उसने हैरानी से खड़े दोनों डिटेक्टिव को खामोश रहने का इशारा किया और पागलों की तरह संकेत करते हुए उन्हें अंदर बुलाने लगी। औरत इस कदर डरी हुई थी कि लॉबी में कदम रखते ही लेपेस्की और जैकोबी ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली। वो मुंह से बहुत धीमी धीमी अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उन्हें गलियारे के आखिरी सिरे पर बने दरवाजे की ओर जाने का इशारा कर रही थी। जैकोबी को औरत के पास छोड़कर लेपेस्की वहां पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने मौजूद नज़ारे को देखकर उसकी सांस रुक सी गई। बिस्तर पर एक मानव शरीर इस बुरी तरह शत विशत स्थिति में पड़ा था कि लेपेस्की बड़ी मुश्किल से उसे शराबी बटलर रेनॉल्ड्स के रूप में पहचान सका। रेनॉल्ड्स मर चुका था। लेपेस्की का दिमाग पुनः ब्रैंडन की ओर पलटा। वो कहाँ था? धीरे धीरे करहाती हुई क्रिस्सी जैकोबी की वहाँ हिला हिलाकर उसे सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाने का इशारा कर रही थी। अचानक आश्चर्यजनक शक्ति का परिचय देते हुए उसने जैकोबी को एक और धकेला और विला से बाहर दौड़ती चली गई। ऊपर चलो, जैकोबी फुसफुसाया। लेपेस्की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैकोबी उसके पीछे था। सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर लेपेस्की रुका। जैकोबी ने एक घुटना जमीन पर टिकाकर लेपेस्की को कवर कर लिया। स्टूडियो के दरवाजे से क्रिस्पिन की आवाज़ आ रही थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर ब्रैंडन? क्या मैं उसका स्केच बनाने में सफल हो सका हूँ? कैन बड़ी मुश्किल से कॉनन स्टर्नवुड के उस स्केच पर निगाह डाल सका जिसे क्रिस्पिन ने पकड़ रखा था। वो आतंकित सा खड़ा लूबोंग के सर की पेंटिंग, जेनी बेंडलर की खौफनाक पेंटिंग और मिसेस ग्रेग के पोर्ट्रेट को घूर रहा था। फिर उसकी आंखें दीवार पर लटके विचित्र कैनवासों की ओर घूम गई। शायद तुम मेरी आर्ट को देख रहे हो, लेकिन प्लीज़ पहले इसे देखकर बताओ कि घटिया वैश्या के मेरे स्केच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लेपेस्की ने जैकोबी की ओर सहमति सूचक सर हिलाया। फिर 4 लंबे डगों में स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंचकर भड़ाक से उसे खोल दिया और फिर कठोर स्वर में चेतावनी दी। हिलना मत, पुलिस! उसने रिवॉल्वर क्रिस्पिन को कवर कर चुकी थी। कैन ने मीलों लंबी सांस ली। वो धीरे से दरवाजे की ओर हट गया और हाफता हुआ बोला, इसकी जेब में पिस्तौल है। क्रिस्पिन पूर्णतया निश्चित प्रतीत हुआ। उसने समर्पण के भाव से हाथ ऊपर उठा दिए। ऑफकोर्स क्रिस्सी ने तुम्हें अंदर आने दिया। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं क्रिस्सी को भूल गया। हाँ, जेब मेरी पिस्तौल में है। ये मेरे पिता की थी। मैक्स, पिस्तौल निकाल लो। हिलना मत ग्रेग, लेपेस्की ने कहा। लेपेस्की की रिवॉल्वर क्रिस्पिन को कवर किए रही। जैकोबी उसकी जेब से पिस्तौल निकालकर पीछे हट गया। तुम दोनों मामूली तनख्वाह पाने वाले डिटेक्टिव हो और मिस्टर ब्रैंडन, तुम साधारण वेतन पाने वाले सेल्समैन। क्रिस्पिन पूर्ववत मुस्कुराया। क्यों ना हम आपस में समझौता कर लें? अगर तुम लोग इस बखेड़े को भूल जाओ तो मैं तुम तीनों को $20 लाख दे सकता हूँ। बोलो क्या ख्याल है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, लेपेस्की बोला। अब तुम्हारी दौलत भी तुम्हें बचा नहीं सकेगी। $30 लाख। क्रिस्पिन पर नजरें जमाए लेपेस्की ने कहा, मैक्स, होमिसाइड वालों और एम्बुलेंस को बुलाओ फौरन। जैकोबी जैसे ही टेलीफोन की ओर बढ़ा, क्रिस्पिन ने अपनी पेंटिंग्स की ओर हाथ हिलाया। मेरी आर्ट के बारे में तुम्हारा क्या राय है? उसने लेपेस्की से पूछा और धीरे से थोड़ा आगे बढ़ गया।
मेरा ख्याल है कि मॉडर्न आर्ट की समझ न रखने वाले लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? लेपेस्की की नज़रें स्टूडियो में घूमने लगी। जो कुछ उसने देखा उससे वो न सिर्फ बौखलाया बल्कि असावधान भी हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि क्रिस्पिन उसके बहुत करीब आ चुका था। जहाँ हो वहीं ठहरो, वो दहाड़ा और रिवॉल्वर ऊपर उठाया। घबराओ मत, क्रिस्पिन ने कहा। उसकी आंखों में वहशत भरी खौफनाक चमक थी। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसकी उंगली ने सुलेमान पेंडेंट का मणिक पत्थर दबा दिया और फिर आगे बढ़कर उसने लेपेस्की पर वार किया। तभी लेपेस्की ने उस पर फायर झोंक दिया। 2 दिन बाद जैकोबी ने पैराडाइज क्लिनिक के प्राइवेट रूम में प्रवेश किया, जहां विलासपूर्ण वातावरण में हैरान लेटा लेपेस्की अपनी हालत पर खुद अफसोस कर रहा था। क्या हाल है टॉम? लेपेस्की ने जानना चाहा। और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये स्टर्नवुड की जिद थी कि तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यहाँ का सारा खर्चा वही कर रहा है। तुम हीरो हो टॉम। कैसी तबीयत है तुम्हारी, बताओ? जैकोबी मुस्कुराते हुए बोला। मैं बच जाऊँगा ना? उस हरामजादे ने तो मुझे करीब करीब मार ही डाला था। फिक्र मत करो, तुमने उसे मार डाला था। प्रेस रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हैं। पैट हैमिल्टन तुम्हें टीवी पर पेश करने के लिए मरा जा रहा है। लेपेस्की खुश हो गया। और चीफ? उसे मैंने पुड़िया दे दी है। मैंने कह दिया मैं और तुम गोल्फ बॉल जैकेट के बारे में पूछताछ करते करते वहाँ जा पहुँचे थे। ब्रेंडन का कहना है कि वो इंश्योरेंस के सिलसिले में ग्रेग के पास गया था। अचानक उसने हत्यारे के रूप में ग्रेग को पहचान लिया। कोई दिक्कत नहीं है टॉम, तुम फटाफट ठीक हो जाओ। जो ही तुम यहाँ से जाओगे, हेडक्वार्टर्स में तुम्हें शानदार पार्टी दी जाएगी। मैं चीफ से सिफारिश करूँगा कि तुम्हें तरक्की दे दें। तुम वाकई मेरे बेहतरीन दोस्त हो, लेपेस्की मुस्कुराते हुए बोला। ये तो पहले ही हो चुका है। कल से मैं 2nd ग्रेड डिटेक्टिव होऊंगा। और ब्रेंडन? उसे इनाम मिलेगा? हाँ, वो सचमुच इसका हकदार है। उसे खौफनाक घड़ियों से गुजरना पड़ा था। वो तुम्हें भी पार्टी देना चाहता है, लेपेस्की। जैकोबी दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला। कारोल बाहर इंतजार कर रही है। तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बाद फूलों के गुच्छों और फलों की टोकरी सहित कारोल भीतर दाखिल हुई। उसकी आंखें डबडबा रही थी। हो टॉम डार्लिंग। हाय हनी, खूब जच रही हो। जी चाहता है तुम्हें बिस्तर में खींच लूँ। बेकार की बातें मत करो। मुझे बताया गया कि तुम मौत के करीब ही जा पहुँचे थे। तो क्या हुआ? मरा तो नहीं। तुम्हारे सामने देखो, सही सलामत मौजूद हूँ। टॉम, अखबारों की सुर्खियों में तुम्हारा नाम छपा है। तुम्हें टीवी पर पेश किया जाएगा। ओ, मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है। फाइन, इस वीकेंड तक मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और तब मैं और तुम इस अवसर को सेलिब्रेट करेंगे। हम स्पेनिश ग्रिल रूम में जाएंगे और खूब मौज करेंगे। हाँ, हम स्पेनिश वे को अफोर्ड नहीं कर सकते डार्लिंग। बहुत महंगी जगह है। क्या हुआ? दौलत होती किस लिए है? हम स्पेनिश वे में ही सेलिब्रेट करेंगे। वादा रहा। टॉम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या मेहता बेल बेसिंगल के क्लूज़ ने तुम्हारी मदद की थी? लेपेस्की हिचकिचाया। फिर सोचा झूठ बोलने से कीमती लिकर की दूसरी बोतल बचाई जा सकती थी। अरे वो शराबखोर बुढ़िया, उसे भूल जाओ हनी। उसके क्लूज़ महज नशे की बहक थे। ओह टॉम, मैंने तो सोचा था। उसे दिमाग से निकाल दो। जाओ दरवाज़ा लॉक कर दो। मैं तुम्हारे सामने साबित करना चाहता हूँ कि मैं उतनी बुरी तरह जख्मी नहीं हुआ हूँ जितना मैं समझा जा रहा हूँ। करोल हिचकिचाने के बाद आगे बढ़ी और दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो इसके साथ ही नॉवेल ख़त्म हो गया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोगों के इतने सुंदर, प्यारे और इतने दिल को छू जाने वाले कमेंट्स मिले, इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक मेरी धन्यवाद है आप लोगों को। हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। और देखिए, जैसे हम सब एक जैसे ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं बड़ी प्रोफेशनल हूँ। ऐसी शौकिया तौर पर मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है और सुनाना भी अच्छा लगता है। और आप लोग सुनते हैं, सराहते हैं तो बिल्कुल मेरा हौसला दुगना चौगना हो जाता है। दिल करता है कि और भी पढूं। पर कई बार और ज़िम्मेदारियों की वजह से, फैमिली की वजह से और जॉब भी है, थोड़ा फ्रीलांस काम करती हूँ मैं, तो नहीं हो पाता, लेट हो जाता है। तो इतना तो आप भी समझते ही हैं और अब ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में बन गई है।
खुलकर आप बात करते हैं, सजेशन देते हैं, मुझे अच्छा लगता है और कोऑपरेट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। कोई वन साइडेड नहीं रहेगा यहाँ पर, आपस में हम लोगों का बातचीत रहेगी और जो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ शॉर्ट टीवी, विवेक अहर। देखिए, नाम पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है क्योंकि जो इसमें हैंडलर है उसमें सब मिला हुआ नाम आता है, तो आप उसे माइंड मत करिएगा। विवेक कुमार, मीतू जैन, अर्शदीप, कमलेश श्रीवास्तव, रहाय सुकून, पुष्कर काफले, नसीर अहमद शेख, विजय कुमार, परमिंदर चीमा, ईश्वर दत्ता और एस जी इंडस्ट्रीज़, और साथ में है SB4633, और है इनर स्माइल बाय संजीव, है ना, इनका नाम है राजेश, और हैं बुक स्टोर अड्डा, और SD शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद SD शर्मा। नरेश शर्मा, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका इतनी शुभकामनाएं देने के लिए। वैसे सबका बहुत धन्यवाद। पूनम साहू का, और आपकी पसंद की बुक भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और SD शर्मा, मैंने नाम इनका ले लिया था, और नसीर अहमद शेख, सीमा भारद्वाज, डॉक्टर धालीवाल, पूनम गोयल का, उन्हें उपन्यास पढ़ने का तरीका भी अच्छा लगा और मैं जो अपने विचार रखती हूँ वो भी पसंद आए। बहुत शुक्रिया आपका। लर्निंग विद ईशान, जो गलती हो गई थी, मैंने गलती से उसमें एपिसोड नंबर गलत डाल दिया था, इन्होंने मुझे बताया, बहुत धन्यवाद इतना ध्यान रखने के लिए और बताने के लिए। तो आपको ये पसंद है चैनल तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी बोलिए कि वो पसंद करें। अच्छा काम अगर लगता है तो थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे सब कुछ अच्छा ही जा रहा है, तो हम लोग ऐसे ही साथ बने रहेंगे और ऐसी सबकी किताबें पसंद की और कुछ कुछ मैं अपनी पसंद का इसमें डालती रहूँगी। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए नॉवल के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।